हेलो एवरीवन। आई होप सभी को मेरी आवाज़ आ रही होगी। और आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग और इम्पोर्टेंट वीडियो में, क्योंकि लागा के लिए हम भी बहुत दिनों से वेट कर रहे थे, बहुत मेहनत की। मेहनत यार सोचने में जाता है कि यार पेपर सही बनेगा कि नहीं बनेगा, वही आएगा कि नहीं आएगा, चीजें थोड़ी समय भी लगाना होता, क्योंकि हम सोच रहे हैं कि ज़्यादा ना टेस्ट दें, पर जितने भी हमसे हो सकें वो सभी आपके लिए रिलीवेंट हो। पेपर में जिस वक्त बैठो बैठो तो ये लगे कि हाँ भाई ये हमने किया है, कहीं ना कहीं सीखा हमने, है ना। चलो टाइम वेस्ट नहीं करते, स्टार्ट करते, क्योंकि ये बहुत लंबा सेशन होने वाला है, इलेक्ट्रिसिटी वाले से बड़ा। ओके, नाउ नाउ मूविंग अहेड। सबसे पहला क्वेश्चन ये है, और ट्राई करो यार, मेरे साथ ट्राई करते रहो। ओके, चलो क्वेश्चन ऐसा है कि द रेशियो ऑफ द साइड्स ऑफ रेक्टेंगल इज इतना इफ द पेरीमीटर ऑफ is equal to the perimeter of a circumference of circle whose radius is 14 meter, then find the area of rectangle. ओके, क्वेश्चन तो सिंपल है यार। लिसन, ऐसा कुछ एक रेक्टेंगल बना है, कुछ इसकी कुछ साइड हो गई, यहाँ पर मान लो हमने 30 मान ली, तो ये 25 हो जाएगी, क्योंकि रेशियो कितना होना चाहिए, 5 और 6 का, है ना। तो इसको कट करो, 5 से 5 5 जा 5 जा, तो यहाँ पर 30 भी हो सकती है, यहाँ पर 60 हो सकती थी, है ना। अगर ये 60 है तो इसे 50 होना पड़ेगा। तो मतलब रेशियो का मतलब क्या होता है, हम कुछ भी वैल्यू मान लें। रेशियो का मतलब क्या होता है, कुछ भी वैल्यू मान लें। तो कभी भी देखो, अभी हम शॉर्टेज के ऊपर नहीं जा रहे हैं, ऑल्दो हमें शॉर्टेज की बतानी चाहिए, बट फिर भी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इसका हम सीख लेते हैं। कॉन्सेप्ट ऐसा है, जब भी रेशियो में कोई चीज आए तो आपको मान लेना है। देखो, मान लो हमने कहा लेंथ हमारी ये है, इस रेक्टेंगल को हटा देते हैं। ओके, और आप लोग 1.5x पे देख लिया करो यार, 1.5x पे देख लिया करो, थोड़ा सा वॉइस भी सही लगेगी और आपका टाइम भी बचेगा और समझ में आ ही जाएगा, क्योंकि हम इतना स्लो बोलते हैं। स्पीड में थोड़ा हमारा स्लो है, वॉइस में स्लो नहीं है। हाँ, तो लेंथ हमारी हो जाएगी 5x। जब भी रेशियो दिया जाए तो x मान लिया करो उसे। ओके, और ब्रेथ कितनी मान लो इसकी, 6x। अब देखो इसका पेरीमीटर कितना होगा भाई, अगर इसका पेरीमीटर निकालें, इस रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है, रेक्टेंगल का पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 × L + B। एल क्या होता है, लेंथ, बी होता है ब्रेथ। तो रख दो भाई, 2 × L क्या है, 5x, बी कितना है, सॉरी ब्रेथ कितना है, 6x। ये किसके इक्वल है, ये इक्वल्स है, इज इक्वल टू द पेरीमीटर पे सरकमफेरेंस। देखो, पेरीमीटर ऑफ सर्कल का एक नया नाम दिया था सरकमफेरेंस। ओके, तो सर्कल के आसपास जो फेंस लगी है उसके, वो हमारी क्या है, सरकमफेरेंस है। हम तो ऐसे याद रखते हैं, क्योंकि कंफ्यूजन हो जाता है काफी लोगों को, सरकमफेरेंस क्या नया वर्ड है। तो याद रखो पेरीमीटर ऑफ सर्कल ही है। ओके, तो पेरीमीटर ऑफ सर्कल क्या होता है भाई, 2πr, 2 × π × r। तो ये कितना हो जाएगा, 5x + 6x, क्योंकि x x है तो 11x हो जाएगा। और बाहर मल्टीप्लाई में 2 था ये, इसको इक्वल्स करेंगे, 2 × पाई कितना है, 22/7, और r कितना है, 14। कट करना, देखो हमें सीधा सीधा 2 से 2 कट गया, 11 से, 11 2 जा 7, 2 जा, तो कितना बचा, x पर 2 कितना आ गया, यहाँ पर 2 × 2 4 हो गया। x की वैल्यू कितनी आई, 4 आ गई। अब उसने क्या पूछा, तो x की वैल्यू अगर 4 है तो हमारी लेंथ कितनी हो जाएगी, 20, 5 × 4, 5 × 4, और ये कितना हो जाएगा, 6 × 4, 24। एट्थ क्लास का बच्चा भी सॉल्व कर दे इस क्वेश्चन को। देन फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब हमें जब ये पता चल गया तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगी, ये हमारी लेंथ है, ये ब्रीथ है। फॉर्मूला लिख लो, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, L × B। एल हमारा क्या है, 20, ब्रेथ कितना है, 24। कितना हो जाएगा, 0 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 480 आंसर, 480 मीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया था तो मीटर स्क्वायर इसकी आएगी यूनिट। खत्म क्वेश्चन। समझे कुछ, नहीं समझे। अब चलो, इन सब चीजों से हम लोग क्या सीख सकते हैं, थोड़ा और बता देते। देखो रेक्टेंगल के फॉर्मूला, अरे अरे, रेक्टेंगल का फॉर्मूला, रेक्टेंगल के जो सभी चीजों का फॉर्मूला देख लिया हम लोगों ने, स्क्वायर का फॉर्मूला देख लेते चलो। तो स्क्वायर का जो हमारा पेरीमीटर होता है, स्क्वायर का जो पेरीमीटर होता है वो होता है 4a। ओके, एरिया जो होता है स्क्वायर का वो होता है
ए स्क्वायर, और जो डायगोनल होता है वो होता है रूट टाइम 2 टाइम्स ऑफ ए। देखो कैसे, ये हमारा स्क्वायर है जिसकी चारों साइड बराबर होती हैं। स्क्वायर कौन होता है? जिसकी चारों साइड बराबर होती हैं। आई ट्राई टू फिगर इट आउट अच्छा से, बट भाई तो सभी को ड्राइंग पता है। तो ये हमारी ए हो गई, तो ये भी ए होगी। साइड इक्वल है ना, ये भी ए और ये भी ए। तो इसका ये जो ये आता है, ये डायगोनल होता है। जो दो अपोजिट वर्टिसेस को मिलाते हैं उसे डायगोनल बोलते हैं। तो ये कितना होगा? हमेशा रूट 2 टाइम्स ऑफ ए। अगर हमने कहा ये 5 है तो रूट 5 रूट 2 हमारा क्या हो जाएगा? डायगोनल हो जाएगा। ऐसे डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल ये होता है अंडर रूट लेंथ का स्क्वायर प्लस करो ब्रीथ का स्क्वायर। लेंथ का स्क्वायर प्लस करो ब्रीथ का स्क्वायर प्लस करो, इन दोनों को आपस में प्लस कर दो, उसका अंडर निकाल दो, हमारा क्या निकला है? रेक्टेंगल निकल आएगा। चलो कुछ और फॉर्मूले के हमने, नहीं हमने स्लाइड नहीं लगा रखी, तो हम कुछ और फॉर्मूले इसको निकाल ले। एनोटेशन वाली हमें देनी है। चलो अगली बार से हम क्या करेंगे, एक एक एक्स्ट्रा में स्लाइड लगा रखेंगे सभी में, है ना? तो आराम रहेगा। चलो इधर पे बता देते हैं। इधर पे किसके फॉर्मूले बता दें? इधर पे एरिया ऑफ सर्कल, एरिया देखो पेरीमीटर ऑफ सर्कल तो देख लिया, तो एरिया ऑफ, मैं ऐसा लगा जब पेज की कॉर्नर पे लिख रहे तो हमारी राइटिंग भी सही नहीं बन रही। पाई आर स्क्वायर, ये आर फॉर क्या है? रेडियस है। सर्कल ऐसा होता है ना, सर्कल ऐसा, तो उसकी सेंटर से सरकमफेरेंस में जो भी लाइन टच करेगी वो क्या होती है? रेडियस होती है। और ये यहाँ पर कितना एंगल बनाती है? 90 एंगल बनाती है। ऐसे काम का नहीं, पर फिर भी हमने बता दिया। ओके, पाई आर स्क्वायर होता है इसका रेडियस, एरिया। और 2 पाई आर इसका होता है, 2 पाई आर क्या होता है? ये होता है सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। ओके, ठीक है, गॉट इट। इस क्वेश्चन से हम लोगों ने बहुत सारी चीजें सीखी। नाउ मूविंग अहेड, अगला क्वेश्चन ट्राई करो। क्या है? इफ द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इज इतना एंड द नंबर्स आर इतने, देन द ओरिजिनल एलसीएम और ओरिजिनल एचसीएफ बताना। देखो रेशियो वाला है तो हम क्या कहेंगे? एचसीएफ हमारा कितना हो जाएगा? 12x। एलसीएम कितना हो जाएगा? 15x। अब फॉर्मूला क्या होता है? देखो हमने अपनी टेली पे पता है जनवरी में ये चीज डाली थी कि अगर इससे क्वेश्चन नहीं आता तो समझ लो कुछ ना कुछ गड़बड़ है, क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है। पूछता पूछता ही है ये फोर्स, पता नहीं क्या लाभ है इससे। कुछ है सिस्टम मतलब भाई का, पूछता पूछता एग्जामिनर का। ओके, तो क्वेश्चन का फॉर्मूला कुछ ऐसा आता, एलसीएम का मल्टीप्लाई कर दो एचसीएफ के साथ, वो इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। भाई बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। जो नंबर्स दिए गए उनका मल्टीप्लाई कर दो, तो एलसीएम कितना है हमारा? 15x। एचसीएफ कितना है? 12x। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर क्या होगा भाई? 36 का मल्टीप्लाई कर दो 45 से। अब देखो हमें अगर x पता चल जाए तो हम एलसीएम और एचसीएफ निकाल लेंगे बस। तो हम x निकालने के लिए क्या करेंगे? x मल्टीप्लाई एक्स, एक्स स्क्वायर हो गया। 12 का अलग, 15 का अलग। 15 और 12 का मल्टीप्लाई नहीं करेंगे देखना, क्योंकि मैं आखिरी में जाके इनको काटना हो, जो कट जाना है तो उनके साथ पहले जुड़ना ही क्यों? सोचो भाई, इसके साथ हम मल्टीप्लाई क्यों करें? जिनका कटना है आखिरी में, जब पता है उसके साथ कटना है तो फिर उससे पहले जुड़े क्यों? 12 बन जाए 12, 12 तीजा 36, 5 तीजा 15, तो एक्स स्क्वायर आ गया, 3 तीजा 9, और एक्स आ गया +-3। अब चूंकि ये लेंथ है, अब मतलब ये नंबर है, तो माइनस में कहीं दिया नहीं गया तो हम कह लेंगे प्लस का 3 लेंगे और इसकी वैल्यू रख देंगे। 12 तीजा 36 हो जाएगा, और एलसीएम हो जाएगा हमारा 45। अब देखो इसमें ऑप्शन में हमने कितना घुमाया है, एक नंबर आगे एक नंबर पीछे, एक नंबर आगे एक नंबर पीछे। तो एचसीएफ हमारा है 36, तो एचसीएफ बाद में पूछा तो बाद वाला नंबर लेंगे, तो हमारा ये वाला ऑप्शन सही होगा। गॉट इट। जल्दी जल्दी ये मार के ना आ जाना, ऐसे पेपर मिलते हैं ऑप्शन, पता है हम भी गलती कर देते हैं। अगर कभी टेस्ट वगैरह में होता है ना, अभी जिसके भी हम टेस्ट देते हैं उसमें गलतियां कर देते हैं, एग्जाम दिया तो उसमें गलतियां की हमने, तो सीख लेना। तो फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला ये याद रखना। ओके, इसको दिखाओ, मार्क कर देते हैं हम।
और एनोटेशन वाली पीडीएफ हम जल्दी डाल देंगे। ओके। ओके। एक मिनट अच्छे से मार्क कर देते। अच्छा जैसे बोला तुरंत वो ऊपर भाग गया। हमारी तो मतलब क्या बोले हम। ओके गॉट इट, चलो मूविंग एहेड। करते जाना, क्वेश्चन साथ में है ना। थर्ड क्वेश्चन आता है, क्या है? व्हाट रेज आर यूज्ड इन एन एमआरआई मशीन। अच्छा, एमआरआई मशीन में कौन सी रेज यूज होती है? तो ये तो सिंपल है, मैग्नेटिक रेज। ओके। साउंड वेज के बारे में याद कर लो, ये लॉन्गिट्यूडनल वेव होती हैं। बस इतना याद करना, लॉन्गी क्या लिख रहे हैं हम। हाँ, ये लॉन्गिट्यूडनल होती हैं। ओके। एक्स रेज हमारी क्या है ये? इलेक्ट्रो ईएम वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं ये, है ना। लाइट रे भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, मैग्नेटिक रे नहीं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ओके। क्योंकि मैग्नेटिक वेव इज अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। बड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट है। ओके। हाँ, एक बात और याद कर लो, यहाँ से व्हाइट लाइट को जब भी हम एक प्रिज्म में डालते हैं, ये व्हाइट रे है, इसको हमने प्रिज्म में डाला तो क्या होगा? ये ऐसे जाएगी, पहले तो यहाँ पर ऐसे कुछ होगी, फिर डिस्ट्रैक्ट होगी, फिर ऐसे जाएगी। तो यहाँ पर 7 कलर्स में चेंज हो जाते हैं, ऐसे 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 ऐसे। 1 2 3 4 5 6 और एक ये 7 लो। तो ये 7 कलर पता कैसे आते हैं? ऐसे आते हैं, ये VI B G GYOR, इसे हम लोग बोलते हैं वेव ग्योर। वेव ग्योर। अब ये होता वायलेट, ये होता इंडिगो। ये कलर में चेंज हो जाता, आपने देखा होगा इस आसमान का कलर हम लोगों को ऐसा दिखता है, ब्लू दिखता है, पर होता नहीं है। वो क्यों होता है? स्कैटरिंग ऑफ द लाइट की वजह से होता है। क्योंकि क्या होते हैं, पार्टिकल जो होते हैं ना आसमान में, एयर के पार्टिकल, वाटर के पार्टिकल, ये क्या करते हैं, लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और प्रिज्म की तरह बिहेव करते हैं, तो ये स्कैटर कर देते हैं लाइट को। और स्कैटर कर देते हैं, क्या बाकी सब लाइट को अपने अंदर ले लेते हैं, और ब्लू लाइट को ज्यादा स्कैटर करते हैं, मतलब छोड़ते हैं बाहर। तो इसकी वजह से हमें ब्लू दिखाई पड़ता है, वो दिखाई पड़ता है बट होता नहीं है। ओके, ऐसे हम लोगों को तारे टिमटिमाते हुए दिखाई पड़ते हैं, वो होता है रिफ्रैक्ट, स्कैटरिंग और रिफ्रैक्शन, उसमें दोनों फिनोमिना आते हैं। ओके। इंडिगो क्या है? ब्लू। ओके। रेड, ये ग्रीन, येलो, ऑरेंज। क्या हम क्या कह रहे हैं कि हमें वही वही कलर से लिखना चाहिए था? अरे भाई इतनी मेहनत ना कराओ। चलो लिख देते हैं, पहले याद नहीं है वरना लिखते हैं, हम पक्का लिखते हैं, हमें सब अच्छा लगता है। ठीक है। तो ये रेड था। अब ये देखो, रेड क्या होता है? सबसे कम डेविएट होता है, याद रखो। लीस्ट डेविएशन। और इसकी क्या रहती है? हाई। हाँ, हाई नहीं, इसकी लो। एक मिनट, हमें इसे काटने दो पहले। इसको ऐसे नहीं लिखना चाहिए। हम कैसे लिखते हैं, एक मिनट रुकना। अरे कलर वही रखते हैं, ठीक है। कलर चेंज कर देते हैं, ठीक है। लीस्ट डेविएशन इसका होता है और मोस्ट डेविएशन इसका होता है। ये मोस्ट डेविएट होती है। डेविएट का मतलब समझ रहे हो? मतलब ऐसे जा रही थी, एकदम से ऐसे हो गई, हमें सबसे नीचे ये दिखाई देगा, और ये व्हाइट लाइट में ये क्या होगा, यहाँ पर हमें रेड दिखाई देगा, बाकी इनके बीच में होंगे ऐसे ऐसे कलर। ओके। डेविएशन का मतलब ये था। हम्म 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 ओके। हाँ, और इसकी एनर्जी ज्यादा होती है। ये ना याद रखो, एनर्जी एनर्जी वाला नहीं पूछता है, वेवलेंथ वेवलेंथ वाला, वेवलेंथ पूछ देता है शायद। तो वेवलेंथ के लिए हम क्या बताते हैं, तो वेवलेंथ हम बता देते हैं, वेवलेंथ के लिए इधर लिख लो, क्योंकि एनर्जी नहीं पूछता है, तो एनर्जी वेवलेंथ के अपोजिट में एनर्जी होती है, चलो हम बता देते हैं फिर भी उसको। हम्म ऐसे लिख लो, ठीक है। देखो ऐसे याद करो, यहाँ होती है एक्स गामा रे, ऊपर होती है एक्स रे, गामा एक्स गामा। उसके बाद यूवी याद करो, फिर उसके बाद आती है ये विजुअल रे,
ओके, फिर होती है इंफ्रारेड। ठीक, माइक्रो याद कर लो। हमने उसका चार्ट नहीं लगा रखा क्या? नहीं लगा रखा है, नहीं लगा रखा होगा। माइक्रो आती है, उसके बाद आती रेडियो। ठीक है, तीन तीन छह एक साथ आना, ठीक है। यहाँ से नीचे जाओगे तो क्या होगा? वेवलेंथ बढ़ेगा। वेवलेंथ बढ़ता है। नीचे जाओगे तो इंटेंसिटी या फिर एनर्जी घटती है। ठीक, बस यही दो चीज थी। नीचे जाओ, वेवलेंथ बड़ी होगी। वेवलेंथ का मतलब समझ रहे हो? ऐसे 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 चलता है तो इनके बीच के डिफरेंस बढ़ जाता है। ओके, मतलब और लंबी हो जाती है। गॉट इट? समझे? अच्छा, अब इसी का एक अच्छा सा एग्जाम्पल आता है कि हम एक ही क्वेश्चन में कितना टाइम लेते हैं। हाँ, बट जितना बता रहे मस्त चीज बता रहे। रेड लाइट हम क्यों होती है सिग्नल? क्योंकि वो क्या होती है, डेविएट कम होती है। अब भाई दूर से फेंकी गई, डेविएट हो जाएगी, मतलब स्कैटर हो जाएगी, वो रास्ते में गायब हो जाएगी भाई। वो तो बाबा जीवन के उड़ गए, उन्हें जाना था सीधे, वो मुड़ गए कहीं पर, क्योंकि उनकी क्या हो जाएगी, डेविएशन हो जाएगा, या फिर स्कैटिंग हो जाएगी उनकी। पर रेड लाइट की लीस्ट डेविएशन होती है। लीस्ट डेविएशन होगी तो फिर वो क्या होगा, सीधा जाएगा जहां पे जाना था उसको। इसीलिए हम लोग रेड लाइट को यूज करते हैं। समझे? कहाँ पर? हाँ, सिग्नल्स पर, ट्रैफिक सिग्नल्स पर और ट्रेन सिग्नल्स पर। गॉट इट, गॉट इट, गॉट इट। और कुछ बताना इसमें? आई डोंट थिंक सो। बताना चाहिए हमको कुछ। हाँ, फिर अगले वीडियो में भी कर लेंगे। देखो ये तो सिंपल ही है, हमारे क्वेश्चन हमारी वाली उसमें आया था अटेम्प्ट में। ये आया था 25 जुलाई, सेकेंड शिफ्ट। चेक कर लेना जाकर। 2022। आई वॉज इन दिल्ली, हम वहां पर गए थे। कृष्णा लव यू, अगर वीडियो देख रहे हो भाई। ओके। एयर फोर्स डे कब मनाया जाता है? इजी है। 8 अक्टूबर को। 31 अक्टूबर को क्या होता है? यूनिटी डे। कमेंट में बताओ ये किसकी वजह से मनाया जाता है। हिंट देते हैं, उनकी बिगेस्ट, अपने अभी अभी तक की, क्योंकि सुन रहे हैं कि अभी एक और नया प्रोजेक्ट आ रहा है, अभी तक की बिगेस्ट जो मूर्ति है, अम, वो उन्हीं की है अपने यहाँ पर इंडिया में। और वो बनी है गुजरात में। चलो, 15 जनवरी क्या होता है? आर्मी डे होता है। ओके। और 4 दिसंबर नेवी डे होता है, याद रखने की जरूरत है। ओके, बस। गॉट इट, मूविंग एड। अगला क्या था? थोड़ा मैथ फिर से आ गई। मैथ में देखो क्या है, प्रोबेबिलिटी क्या होता है? तो प्रोबेबिलिटी का मतलब चांस। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है चांस। तो कभी तुमने सुना है कि हमारे निगेटिव चांस है कि हम पास भी ना हो? लोग कही देते हैं। देखो एक बात है, प्रोबेबिलिटी हमेशा जो भी होती है, प्रोबेबिलिटी किसी भी चीज की, या फिर वो जीरो के इक्वल होगी, या फिर जीरो से बड़ी होगी, या फिर वन से कम होगी, या फिर वन के बराबर होगी। बस इससे प्रोबेबिलिटी कभी टू नहीं हो सकती है। हाँ हाँ, कभी जीरो से कम हो ही नहीं सकती ना। जीरो कब होगी? जब उसके होने के चांस है नहीं, मतलब इम्पॉसिबल है। और वन क्या है? वो पक्का हो जाएगा, मतलब कि सर्टेन है। सर्टेन का मतलब पक्का, फिक्स है वो बात। जैसे एग्जांपल एक दें वन का, आप कितने भी मुसीबत में हो, आपका परिवार काम आएगा, मम्मी पापा साथ में आएंगे, दोस्त लोग काम आएंगे। जीरो का, इम्पॉसिबल का बताएं? नहीं भूलते हैं, छोड़ देते हैं। काफी लोग बुरा मान जाएंगे। चलो, तो हमें बतानी इम्पॉसिबल की, तो इम्पॉसिबल क्या हो जाए? पी ऑफ इक्वल को जीरो। नॉट इक्वल टू जीरो का मतलब प्रोबेबिलिटी है कुछ ना कुछ, मतलब उसके चांस है। 100 तो होएगी नहीं, पॉसिबल ही नहीं। और इसका मतलब होता सर्टेन इवेंट। सर्टेन इवेंट का मतलब पक्का है वो तो। जैसे कि आप लोग अच्छे से अगर पढ़ाई करो तो भाई आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ क्रैकिंग द एग्जाम, गेटिंग मोर मार्क्स देन कट ऑफ इज सर्टेन। ओके, चलो। हु कैन अपॉइंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर? चलो अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, हु कैन अपॉइंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर? अब देखो, अगर इलेक्शन कमिश्नर होता तो उसको कौन सिलेक्ट करता? चीफ इलेक्शन कमिश्नर, क्योंकि उसके ऊपर बाबा जी बैठे हैं। पर इनके भी दादाजी एक हैं, उनका नाम है हमारे प्रेसिडेंट बाबा। उनको कौन सिलेक्ट करता? प्रेसिडेंट। अब देखो प्रेसिडेंट, देखो कभी भी सिलेक्शन की बात आ जाए ना, तो हमेशा प्रेसिडेंट मानना। भाई हमने ये बहुत चीजें देखी सिलेक्शन में। अगर प्रोसेस नहीं है कुछ, मान लो जैसे कि एग्जाम वगैरह नहीं है, या फिर कोई
क्वालिटी होल्ड करने की चीजें हैं, तो वो अलग चीज है, वरना अपॉइंटमेंट हमेशा मोस्टली मोस्टली प्रेसिडेंट ही करते हैं। अब स्पीकर ऑफ द, पहले तो प्राइम मिनिस्टर को देख लेते, तो प्राइम मिनिस्टर क्या होता है भाई? प्राइम मिनिस्टर को सिर्फ इतना कहा गया है कि भाई आपको क्या करना है, कैबिनेट की जो कैबिनेट के मिनिस्टर्स हैं उनकी रिपोर्ट आपको प्रेसिडेंट को देना है, बस इतना कहा गया है ऑफिशियल कॉन्स्टिट्यूशन में। बट नहीं, हमारे इधर पे तो प्राइम मिनिस्टर पावर चलती है तो वो चलती है, कोई बात नहीं। अच्छा, स्पीकर ऑफ द लोकसभा क्या होता है? देखो, स्पीकर ऑफ द लोकसभा चुने जाते हैं, पहली बात तो। सेकेंडली क्या होता है, इनके लिए एक ज्वाइंट सिटिंग का नाम बड़ा अच्छा आता है, तो ज्वाइंट सिटिंग के बारे में बता दीजिए, क्योंकि इससे ज्वाइंट सिटिंग ही पूछते हैं। ज्वाइंट सिटिंग, इसका आर्टिकल होता है 108। ओके, इसको कॉल कौन करता है? प्रेसिडेंट बुलाता है। अब क्यों बुलाई जाती है ये भी बताने वाले हैं। कॉल तो प्रेसिडेंट करता है, पर प्रिसाइड बाई कौन करता है? प्रिसाइड डिसाइड करता है स्पीकर ऑफ द लोकसभा, स्पीकर ऑफ लोकसभा। ओके, याद रखना। अब ज्वाइंट सिटिंग क्यों बुलाई जाती है? तो ज्वाइंट सिटिंग बुलाई जाती है डेडलॉक के टाइम पे। अब ये नया वर्ड कौन सा है, देखो समझो। है डेडलॉक क्या होता है? लेट से कोई एक सांसद जी आए, उन्होंने एक नया बिल लेकर आ गए, जैसे अभी एक बिल पास हुआ है, महिला आरक्षण करके है, अभी आज ही या आज में आज ही कल पास हुआ है। तो क्या हुआ, वो बिल जब आया होगा तो पहले लोकसभा में आया होगा, देन राज्यसभा से पास हुआ होगा, देन प्रेसिडेंट साहब के पास गया होगा। बट अगर वो लोकसभा में आया, राज्यसभा से पास ही नहीं हुआ, अब दोनों लोग अड़ गए। लोकसभा वाले कह रहे हैं नहीं हमें तो पास करना है, राज्यसभा वाले कह रहे हैं नहीं हम पास नहीं कर देंगे। तो वहां पर बात आती है, प्रेसिडेंट बाबा क्या करते हैं, दादाजी हम लोग क्या करते हैं, वो ज्वाइंट सिटिंग बुलाते हैं। आप भी हमारे सामने आइए, आप भी हमारे सामने आइए, दोनों लोग एक साथ बातें रखो, क्योंकि राज्यसभा अलग चलती, लोकसभा अलग चलती होती है भाई, है ना? अब लोकसभा अलग चल रही है तो फिर उसकी बातें उन्होंने कर ली, उन अपनी बातें उन्होंने कर ली राज्यसभा वालों ने, दोनों लोगों की आपस में बातें हुई, यही तो कहते हैं ना भाई। क्या होता है जब भी कोई प्रॉब्लम आती है, दो लोगों के बीच में प्रॉब्लम आती है, तो क्या करते हैं भाई, फेस टू फेस बात कर लेते, क्लियर कर लेते, वही काम ये भी होता है। तो ज्वाइंट सिटिंग भी वही है। ओके, ज्वाइंट का मतलब दोनों राज्यसभा और लोकसभा आते हैं। अब आर्टिकल 324 हमने क्यों रखा? क्योंकि इलेक्शन कमीशन जो होता है हमारा, इलेक्शन कमीशन आर्टिकल 324 में ही आता है। गॉट इट? चलो आगे बढ़ते हैं। और कुछ? हाँ, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो होते हैं, इनको रिमूव करने के लिए और इनको रिमूव करने के लिए सेम प्रोसेस होता है। वो प्रोसेस क्या होता है, आपको इन्हें क्या करना होगा, दो काम हो सकते हैं, या फिर आप इन्हें इनेबल घोषित कर दो, प्रेसिडेंट साहब कर दे, जैसे कि पार्लियामेंट में एक आप बिल लाइए, या फिर प्रोसेस करिए कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल पावर रखते हैं उनके उतनी होल्डिंग नहीं है, कि इन्हें कॉन्स्टिट्यूशन की पावर के बारे में पता नहीं, बेसिक नॉलेज के बारे में पता नहीं है, तो बात मान जाएंगे। या फिर आप इनको मिस बिहेवियर के तौर पे भी बाहर कर सकते हैं, अगर इनको हटाना है तो। और चीफ इलेक्शन कमीशन के बारे में और बता दें कि इसकी जो मैक्सिमम एज होती है वो 65 ईयर्स हो जाए या फिर 6 ईयर हो जाए, ये भी होता है। ओके, ये भी दो चीजें याद रखना। और कुछ नहीं, अभी तो नहीं याद आ रहा, बाकी आगे भी याद आता रहेगा तो बताते रहेंगे। ओके, क्वेश्चन रीजनिंग का आ गया है, पहला क्वेश्चन है, टाइम देख लेते हैं, लेट मी सी, क्योंकि हम समझ गए थे यही होने वाला है। क्वेश्चन 6 हुए हैं और टाइम हम लोग बहुत ले चुके हैं। ओके, कोई नहीं, जल्दी जल्दी करते हैं। तो अब हम लोग रखते हैं, या इसका, हाँ इसका थोड़ा सा यहाँ पर करेक्शन कर लो। थैंक यू महारानी जी, आपने बता दिया, वरना ये क्वेश्चन तो कभी सही नहीं हो पाता, मतलब सही का मतलब अभी हम हिल गए होते कि हम कहते ऑप्शन नहीं मैच हो रहा। ओके, यहाँ पर लिख देते हैं इट। टाइपिंग एरर हुई थी हमसे, अब सही हो, चलो आ जाओ। मूविंग अहेड, और हम लोग करते हैं क्वेश्चन। तो क्या है, इन क्वेश्चन को कैसे किया था, देखो सिंपल है। 296 लिखा, परसेंटेज का मतलब क्या, जल्दी ढूंढो। डिवाइड, तो डिवाइड का साइन लगा लो। पहले एक बार पूरा लिख लेना, क्योंकि गलती होने के बहुत चांस हो जाते हैं इसमें, फिर इसमें कंफ्यूजन हो जाएगी। डॉलर बना है तो डॉलर का मतलब है प्लस, तो प्लस लगाओ। फिर क्या बना, 84 लिखा तो 84 लिखो। एंड लगा, एंड का मतलब माइनस लगाओ। 12 लिखा, 12 लगाओ। एट द रेट का मतलब है, ये इसका साइन का मतलब है मल्टीप्लाई, ये कहीं पर भी आगे से मिले तो उसका मतलब है मल्टीप्लाई। और इसका मतलब ऐसा कहीं पर बना मिल जाए उसका मतलब है डिवाइड। ओके, एट द रेट का मतलब मल्टीप्लाई और इंटू 8, चलो करो। इसका डिवाइड दो, पहले क्या होता है, बोर्ड मास यहाँ पर फॉलो करना है, बोर्ड मास पता है ना सभी को।
पहले ब्रैकेट को सॉल्व करो, फिर ऑफ लिखा हो तो उसे सॉल्व करो, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। तो पहले हमें क्या करना है, इसमें ब्रैकेट ब्रैकेट है नहीं तो क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड सबसे पहले करो। फोर, फोर सेवन जा 28, सिक्स फोर हो जा 64। प्लस करो इसमें से किसको, 84 को प्लस करो, और माइनस। फिर अब क्या करेंगे, हमने डिवाइड कर दिया, चाहो तो भाई देखो, अब कॉपी स्कूल की तरह तो कॉपी चेक हो गई नहीं, तो हमने डिवाइड भी इसी स्टेप में कर दी, इसी स्टेप में हम मल्टीप्लाई कर देंगे, बात खत्म। ओके, 74 हुआ, प्लस 84 माइनस यहाँ पर कितना बचेगा, ये तो हमें 8 दिख रहा है शायद। एक मिनट। हाँ यार, इसका आंसर हमने क्या लिखा है, ठीक है। कितना ही बचेगा, 12। 12 बचेगा ना। हम्म, वो भी माइनस का, तो 62 आंसर आना चाहिए। गलत तो नहीं किया, एक मिनट। 12 8 96, और 84 दे रखा था उन्होंने, और एंड का मतलब माइनस ही है, इसका मतलब प्लस ही है। 74 84 माइनस 96, ये यहाँ पर 60 नहीं है, 62 कर लो एक बार। क्वेश्चन ही गलत कर दिया हमने पूरा, है ना, अच्छे से। कोई बात नहीं, ये भी कुछ, ये भी गलत कैसे हो गया, ध्यान रखना पड़ेगा मैं अगली बार से। यहाँ पर कितना कर लेते हैं, 62। ऐसा नहीं कि हमारा आंसर नहीं आ रहा है इसलिए हम कर रहे हैं, वो हमें लगता है क्वेश्चन ही एरर है, पता है। ऊपर भी गलत किया, नीचे भी गलत किया, क्वेश्चन ही एरर है। ओके, खुद ही बनाया है ना, इसीलिए भाई। कॉन्सेप्ट ले सकते हैं कि इस टाइप का पीछे क्वेश्चन आया था, पर एग्जैक्ट क्वेश्चन तो पता नहीं होता, तो खुद ही क्वेश्चन बनाए भी हैं भाई। ऑप्शन भी खुद ही सेट करना, कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं करते हैं ना। अब हमें पता करना रामकृष्ण मिशन की किसने खोज की थी। तो ये तो इजी है यार, रामकृष्ण मिशन की खोज किसने की थी, स्वामी विवेकानंद ने की थी। अजय राम मोहन साहब नहीं नहीं, इन लोगों ने कुछ, इन्होंने क्या किया था, आजाद हिंद फौज की खोज की थी। हाँ, उन्होंने नहीं की थी, सुभाष चंद्र बोस सर ने नहीं की थी, आनंद मोहन बोस ने की थी। उनके साथ ये थे, आजाद हिंद फौज की खोज की थी। ओके, नो मूविंग अहेड। कुछ और तो नहीं बताना, नहीं चल, बाकी चीजें तो फिर हिस्ट्री की हैं, बहुत सारी हो जाती हैं। ओके, एमंग फोर गर्ल्स ए बी सी डी, चार लड़कियां जिनमें से क्या है डी। इन क्वेश्चन को कैसे करना, देखो एज वाले क्वेश्चन कभी आए तो आपको ऐसे लिखना नहीं, बड़ा छोटा नहीं करना, बस ऐसे एरो टाइप का बनाना सीख जाओ। कैसे, हमने कहा डी यंगर देन ए है, तो ए हमारा ये है, ए ये है, ठीक। डी हमारी क्या है, ए से छोटी, तो हमने थोड़ा सा गैप रखा और ए से इसे छोटा कर दिया, ये यहाँ पर डी है। बट ओल्डर देन बी, मतलब बी यहाँ पर कहीं होगा भाई, डी क्या है, ए से छोटा तो ए से छोटा बना दिया, पर बी से बड़ा है ना, तो बी यहाँ पर कहीं होगा और इससे छोटा है। अब एक लड़की बची, कौन, आ, सी बची, तो सी के बारे में क्या बताया, सी इज एल्डर देन डी। सी डी से तो बड़ी है, बट या ए से छोटी है, तो डी से इसे बड़ा करो। डी से तो बड़ा कर दिया हमने, इससे तो बड़ा कर दिया, बट ए से छोटा कर दे, तो यहाँ पर हमारी सी आ गई कहीं, तो अब नंबर में पता चल गया, तो वो क्या पूछ रहा है, यंगेस्ट और ओल्डेस्ट। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आना चाहिए था। हाँ, यंगेस्ट और ओल्डेस्ट के बारे में पूछा, तो यंगेस्ट कौन है भाई, सबसे छोटी कौन है, बी। और ओल्डेस्ट कौन है, ए। तो बी और ए का कॉम्बिनेशन कहाँ है, ये है कॉम्बिनेशन, पास खत्म, सही है। चलो मूविंग एड। ऐसे क्वेश्चन को हमेशा ऐसे करना, ओके, गॉट इट, नहीं समझे। अरे भाई यार देखो, हमने एरो बनाए, जिस जो बड़ा है छोटा है उसी हिसाब से एरो बना लिया। हमने कहा सबसे बड़ा ए के बारे में बात की है, तो ए यहाँ पर बना लिया था। अब बी से डी से छोटा, तो डी यहाँ पर बना दिया। पर डी के बारे में ये कहा कि वो बी से बड़ा है, तो हमने बी को यहाँ बना दिया। अब उसने कहा सी जो है वो डी से तो बड़ा है पर ए से छोटा है, तो सी इन्हीं के बीच में तो आ पाएगा, और कहीं आने का चांस था नहीं था। पता चल गया, उसने छोटा बड़ा पूछा, अब वो पूछ सकता था सी के बगल में कौन है, डी के बगल में कौन है, लेफ्ट में कौन है, राइट में कौन है, ऐसे क्वेश्चन बन जाएंगे। कॉन्सेप्ट आना चाहिए भाई, क्वेश्चन किसी तरीके से बन जाए, समझे, इसीलिए कहते हैं बस। अब देखो ये क्वेश्चन कैसे करना है, ये क्वेश्चन को हमने इतना घुमाने की कोशिश की है कि इसमें हम अभी दो टाइप के और क्वेश्चन बना देते, और दोनों का आंसर हमने दे रखे हैं, समझ लेना। देखो समझो, क्या है, अमित साहब यहाँ से चलते हैं, याद रखना ये क्या होता है, ये हमारा ये होता है, ये हमारा कार्टेशियन प्लेन है, तो इसका ये सेंटर पॉइंट होता है जहां से चलते हैं, ठीक है, ऐसे याद रखा करो। तो उसने क्या कहा है, साउथ ईस्ट, तो
हम डायरेक्शन बना देते हैं, ये होती नॉर्थ, ये होती ईस्ट, सॉरी ये होती ईस्ट, ये होती नॉर्थ, ये होती वेस्ट, ये होती साउथ। तो साउथ, साउथ में भी ना जाना, ईस्ट में भी ना जाना, साउथ ईस्ट में जाना, तो हम किधर जाएंगे, इधर जाएंगे। इधर गए, कितना 4 किलोमीटर, 4 चले। फिर क्या हुआ, नॉर्थ ईस्ट में। अब नॉर्थ ईस्ट इधर है, तो हमें भी इधर जाना पड़ेगा, यहाँ से इधर। तो हम यहाँ से चले इधर, यहाँ से इधर चले गए, कितना 3। फिर क्या कहा, 5 5 मीटर यहाँ पहुंचा ना, तो 5 किलोमीटर कहाँ चल गए, ईस्ट डायरेक्शन, तो ईस्ट में ऐसे चल गए 5 किलोमीटर। अब उस पूछ रहा व्हाट इज द शॉर्टेस्ट पाथ, तो इनिशियल ये है, फाइनल ये है, तो शॉर्टेस्ट पाथ क्या है, सीधा वाला जोड़ दो। तो हमने कहा ये पता चल जाए कैसे, ये पता चल जाए तो ये वाला भी पता चल, ये तो पता ही है, तो दोनों को ऐड कर देंगे, ये कितना होगा 5 होगा, ये 5 होगा, आंसर कितना आ जाएगा 10। 10 दे रखा किलोमीटर में, हाँ। क्या पूछा उसने, फाइंड द शॉर्टेस्ट पाथ टू इच फाइनल पॉइंट इन किलोमीटर। अब ये 5 कैसे निकला भाई, ये देखो, ये दोनों के बीच में यहाँ पर 90 डिग्री एंगल बनेगा। हमने क्या कहा, बहुत घुमाया हुआ क्वेश्चन है, हमने खुद ही पीछे बनाते हैं ना, तो हम वो दिमाग लगाते हैं जो, जो नॉर्मल वाले तो आ जाते हैं, इधर गया, लेफ्ट में उड़ा, राइट में उड़ा, वो सब आ जाते हैं। बट ये वाला थोड़ा दिमागी वाला क्वेश्चन था। 5 इधर, 5 इधर, ये 5 निकला है भाई। पाइथागोरस थ्योरम जिसे ना पता उसके बारे में बताते, देखो किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में, ये ए है, ये बी है, ये सी है, यहाँ पर अगर 90 डिग्री बन रहा, तो पाइथागोरस थ्योरम ये कहती है कि अगर ये पी है, ये एच है, तो ये उल्टा मान लिया क्या हमने। अरे एक मिनट रुको, हम पहले इसको सही करते हैं, प्यास लग गई। ओ खुदा, तू ही बता। इसे हम लोग एच मानते हैं, इसको पी मानते हैं, इसको बी मानते हैं। तो हमारा पाइथागोरस थ्योरम ये कहती है जो एच का स्क्वायर होता है वो दोनों के स्क्वायर, पी का स्क्वायर और बी के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो अब देखो इस हिसाब से हमारे पास क्या है, 4 क्या है, देखो हमें दिख रहा है सबसे बड़ी साइड तो यही होगी, यहाँ पर 90 डिग्री बनता है ना, तो 90 डिग्री के साथ में जो साइड होती है ना, इनका स्क्वायर कर दो। 4 का स्क्वायर करो 16, 3 का स्क्वायर करो 19, 9, तो ये को 25 होगा। ये किसकी वैल्यू हो गई, सामने वाली साइड के स्क्वायर के बराबर। तो एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अंडर रूट 25, मतलब 5 आ जाएगी, क्योंकि लेंथ है, लेंथ तो निगेटिव होती है, 5 इसकी वैल्यू आ गई, 5 इसकी आ गई, 5 इसकी आ गई, तो 5 5 10, खत्म क्वेश्चन, नेक्स्ट मूव। चलो अगला करते हैं, अगले में क्या सीरीज है, 9, 10, 19, 50। बड़ा मस्त क्वेश्चन, बड़ा मस्त क्वेश्चन साहब, बड़ा मस्त क्वेश्चन। चलिए करें, चल करते हैं। क्वेश्चन ऐसा है, तो हमें कि जिसमें देख गया कि 9 के बाद 10 एक ही तरीका है कि ये +1 कर दो, पर भाई अगले वाले में तो +9 है, तो ये तो कोई बन ही नहीं है सेंस। अगले वाले में +9 है, फिर कितना है, प्लस बहुत ज्यादा है, तो ये सेंस +1 वाला नहीं बना। हम हमें पता है आंसर कैसे आएगा, बट जो लॉजिक लगाएंगे वो ऐसे लगाएंगे, ठीक है, ये नहीं बना। तुम क्या करेंगे, अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमने कहा 9 में मल्टीप्लाई 1 करो, +1 कर दो, तो 10 बन गया, हमने 10 बन गया। अब क्या करो, 10 में मल्टीप्लाई 2 का कर दो, यहाँ पर 20 आना चाहिए, पर यहाँ पर -1 करो जरा, 19 आ गया, ठीक है। मतलब 19 में हम 3 का मल्टी, अरे 19 आया, इसमें 3 का मल्टीप्लाई करो, +1 कर दो, अच्छा, तो 58 आ जाएगा। अब इसका मतलब समझे, अब 58 में 4 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 करेंगे हम, देख रहे हो, जब हम इवन नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस करना पड़ता है 1, और नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो +1 करता है। अब यहाँ पर 4 5 स्टेप और कर दे दो, नंबर बड़ा हो जाता है, यही क्वेश्चन एसएससी का बन जाता है, अभी आपके लिए डिफेंस का है। हाँ चलो मल्टीप्लाई करते हैं, आंसर ये आ जाएगा, देखो कैसे हमने बता दिया, हम मल्टीप्लाई नहीं करा, हमने क्या कहा, 4 एट जा 32 -1, आखिरी में 1 आना चाहिए, यूनिट डिजिट 1 आएगी, कर लो, 4 8 जा 32, 4 5 जा 20, 20, 23, ये 2 3 1 आ जाएगा, आंसर खत्म। गॉट इट, समझ गए, समझे या ना समझे। अगर समझ गए हो तो हमें कमेंट में बताना, इसके सिनोनिम आर्डोस के, ओके, आर्डोस के सिनोनिम बताओ। और आपको बताना है, वन हु डिसरिस्पेक्ट गॉड्स, इसके हमें 1 वर्ड बताओ, ओके। चल मूविंग अहेड, अगला क्या है, एक महारानी, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है शायद, नहीं नहीं ये क्वेश्चन रिपीट नहीं हुआ, रिपीट कहाँ से होगा, ठीक है, ओके ओके ओके। क्या है क्वेश्चन, महारानी, इफ द महारानी is ninth place from the bottom and Akshay is 15 from the top, there are only 3 students between Maharani and Akshay, ये साइन बिटवीन का होता है, ओके। देन फाइंड द
टोटल स्टूडेंट इन द क्लास। अब देखो क्या कह रहा, हमें ऐसे ऐसे में पता क्या करना होता, बस ऐसे बनाना होता। महारानी यहाँ पर है, महारानी जी नाइन्थ पे है ना, ये नाइन्थ पोजीशन है, तो इसके ऊपर कितने बच्चे रहे होंगे? हमने कहा यहाँ पर 8 स्टूडेंट है, ठीक। महारानी नाइन्थ पे है, ये नीचे से है, नीचे से नाइन्थ पे है, तो हम क्या कह सकते हैं, इधर पे 8 रहे होंगे, मतलब नीचे से जब काउंट कर रहे तो 8 रहे होंगे। मतलब नीचे से जब काउंट किए तो हमने कहा, देखो देखो समझाते हैं, 1 मिनट इसको थोड़ा पास रखने। देखो जब हमने नीचे से काउंट किया, नीचे से काउंट किया होगा तो 1 2 3 4 5 ऐसे करके नीचे 9 आई होंगी। और जब ऊपर से काउंट किया होगा तो अच्छे अच्छे यहाँ पर कहीं होगा, और अच्छे की पोजीशन कितनी है, 15th है। मतलब ऊपर कितने बच्चे रहे होंगे, 14 बच्चे रहे होंगे। अब इनके बीच में कितना है, दे आर ओनली 3 स्टूडेंट बिटवीन देम, तो 3 स्टूडेंट के बीच में, तो गिन लो। जो 14 ये है, 8 ये है, तो 22 हो गए। जो कितने स्टूडेंट है, 14 ऊपर है, प्लस एक अच्छा है, 15, प्लस 3 बच्चे इन दोनों के बीच में है, फिर एक महारानी जी आ गई, और प्लस फिर एक हो गया, तो कितने हो गए, तो 8 9 10 13 27 आंसर हो गया, खत्म। चलो करते हैं, मूविंग अहेड। समझिए क्वेश्चन को कैसे करना होता है। अरे देखो यार, यहाँ पर महारानी जी बैठी हैं, तो इनके ये 9th पोजीशन आएगा नीचे से, तो इसके पहले कितने स्टूडेंट आए होंगे, 8। भाई इसके नीचे तो 8 आए होंगे ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे रहे होंगे, फिर 9th पे महारानी आई होंगी। अब जब हमने उसी लाइन को ऊपर से गिना, तो यहाँ पर हमें कहीं अच्छे मिल गया, उसकी पोजीशन कितनी है, 15th। अब 15th है तो इसके पहले कौन रहा होगा, 14। लॉजिक लगाओ यार भाई, अब सभी लोग सोच रहे हैं फॉर्मूला क्यों नहीं लगा रहे, यानी वो फॉर्मूला -1 n करके कोई फायदा नहीं है भाई। क्वेश्चन घुमा देगा, तुम भी घूम जाओगे फिर फॉर्मूले के साथ में। कॉन्सेप्ट याद रखोगे रखोगे तो बनेगा क्वेश्चन। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे 14 बच्चे रहेंगे, बीच में कितने हैं, 3। अब 14 ये है, 3 ये 17, और 8 25, और एक महारानी 26, और एक अच्छा है 27। टोटल स्टूडेंट पूछे ना, बस खत्म क्वेश्चन, मूविंग अहेड। अब एक प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है, तो प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन क्या है, हमारी एचपी कितनी दी रखी, तो क्वेश्चन पढ़ो। सेलर ने बेचा है बकेट को 990 में, और 10% उसको फायदा हो गया है। अब कॉस्ट प्राइस का 10% फायदा हुआ। अब उसको उसने पूछा, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, और कितना रुपए चाहिए उसको, और कितना रुपए ज्यादा में बेचे वो, ताकि उसे 40% ऑफ द सीपी फायदा हो। तो मतलब हमें पहले सीपी निकालना पड़ेगा, फिर उसका 40% निकालें, फिर पता करें कितना रुपए ज्यादा, इससे ज्यादा बेचे, मतलब इससे जो अभी बेचा उससे ज्यादा अभी बेचे। तो हमने कहा देखो, एसपी बराबर क्या होता है, सीपी में कुछ ऐड करके भाई, सीपी में प्रॉफिट ऐड कर दो, एसपी आ जाता है। देखो हम ऐसे नहीं लिखते हैं, पता क्या लिखते हैं, एसपी हमारी पता क्या है, देखो सीपी हमेशा 100% होती है, याद रखो, सीपी 100% होती है। एसपी क्या है भाई, एसपी तो ज्यादा है ना, तो ये क्या हो जाएगा, 110%। जितना फायदा हुआ उतने इसमें जोड़ दो, प्रॉफिट ऐड ही तो करते थे, तो कितना फायदा हो रहा है, 10%, तो ये कितना हो गया, 110%। ये क्या आ गया, हमारी एसपी आ गई। एसपी क्या होती थी, सीपी में प्लस प्रॉफिट या माइनस गेन कर दो, तो गेन करें माइनस लॉस कर दो, प्लस करो प्रॉफिट या फिर माइनस करोगे लॉस को, तो एसपी आ जाती। तो एसपी की 110% है। अब 110% हमारी 990 की वैल्यू है, इसको कट्टम को टिक करेंगे तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 90, सॉरी 9, 9 आ जाएगी ना, 11 9 या 99। तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इधर 1 है तो इधर 9 है, 100 किया तो 900 हो जाएगा। गॉट इट। तो हमारी 100% क्या था भाई, 100% क्या होता, असल में 100% हमारा क्या होता, देखो असल में 100% होता क्या है, 100% सीपी तो होता है, 100, अच्छा, जो 100% है वो होता क्या है, वो सीपी तो होता है। तो सीपी हमारी कितनी आ गई, 900 रुपीज। अब उसने क्या पूछा, 40% ऑफ सीपी, तो मतलब इसका 40% निकालो, तो सीपी इसका 40% निकालो जरा, तो कितना आ जाएगा, परसेंटेज हटाएंगे, 100 नीचे लगाएंगे, जीरो जीरो काटेंगे, 360 हो गया। मतलब इतने का प्रॉफिट हो, इतने के प्रॉफिट हो तो वो कितना ज्यादा बेचे, तो पहले हमें 90 रुपए ज्यादा बेच रहा था, इतने का प्रॉफिट हो तो 360 में का प्रॉफिट हम चाह रहे हैं, हमें 90 का प्रॉफिट हो चुका ऑलरेडी, तो हम 270 में और बेचें एक्स्ट्रा, तो हमें 270 बेचना पड़ेगा, 360 नहीं होगा। ये ना कर देना 900 में 360 ऐड कर दे, 1260 आ जाएगा, हाँ ये ऑप्शन भी गलत। क्वेश्चन ही बहुत मस्त था, उसने पूछा था कितना रुपए ज्यादा हम में बेचें, ये क्वेश्चन हमने खुद ही फ्रेम किया है भाई, सच में बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा, सिंपल हो जाता। तरीका समझ में आया, हमने क्या किया, सीपी हमारा होता 100%, देखो
बेसिक हमने बताया सीपी हमारा 100% होता किसी भी चीज का। कल को हम कहते हैं हमारा पेन बेचना है कोई, तो हमारी उसकी पेन की कीमत कितनी होगी? 100%। अगर हमने कहा हमने उसको 5 का था, तो मतलब 5 कितना है? 100% के बराबर है। हमने उसको 4 में बेच दिया, तो 4 हमारा कितना हो जाएगा? 80%। खत्म। इसी तरीके से करने होते हैं। गॉट इट। और भी क्वेश्चन आएंगे तो उनके हिसाब से समझने रहेंगे। आई होप सभी लोगों को भी समझना भी चाहिए यार। 10 दिन रह गए एग्जाम के, अब थोड़ी ना कोई बेसिक ब्लू करना है। अब देखो, जब भी ऐसा कुछ क्वेश्चन आ जाए तो कुछ ना करो, ऐसे लिखो, पहले पूरा नंबर लिख लो। अरे इतना पास में नहीं, ऐसे दूर दूर लिख लो। मिस्टर। ओके। फिर यहाँ पर लिखो IVGHRN। तो अब हमने कहा देखो, आर से आर यहाँ आ सकता, फिर ई से एन नहीं बन रहा होगा, कोई बना नहीं। जोड़ बनाते, आई से आई यहाँ आ सकता पर बना नहीं कोई, क्योंकि और बाकी का इधर उधर कुछ हो नहीं रहा। तो बनाते हैं। हमने कहा एक चीज हमें दिख रही है, यहाँ से यहाँ जाओ, तो हमें उल्टा कर दो, मतलब क्या, अपोजिट इसका कर दो। आगे इधर से इधर जाओ जरा, अपोजिट कर दिया। इधर से इधर आओ, अपोजिट कर दिया। इधर से इधर गए, अपोजिट कर दिया। इधर से इधर आए, अपोजिट कर दिया। इधर से आए, अपोजिट कर दिया। मतलब अपोजिट करके हमें इधर 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 इधर, अरे इधर 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 और इधर, ऐसे करके अपोजिट लिखना था। तो अपोजिट इसका लिख दो यार। एन का अपोजिट आगे आएगा। एन का अपोजिट क्या होता है? एम, तो ये वाला ऑप्शन कट गया। आर का अपोजिट क्या होता है? आई, सब में दिया है। ई का अपोजिट क्या होता है? वी होता है। ईवी ईवी मशीन होती, ईवी व्हीकल होते ना, इसे याद रखे। तो ये वाला ऑप्शन कट गया। एच का अपोजिट क्या होता है? एस। एच का अपोजिट एस होगा, तो बी ऑप्शन सही, जी ऑप्शन नहीं होगा। खत्म। ऐसे किया करो। हमने पीछे से क्यों देख रहे हैं? क्योंकि पीछे का इधर लिखा जा रहा है, आगे का तो पीछे लिखा जा रहा है, तो आगे देख सकते हो। देखो एन का क्या होगा? एम होगा। ओ का एल होगा, बिल्कुल सही है। आर का आई होगा। यहीं से हमें मिल गया आंसर। नहीं, अभी ये ढूंढना पड़ेगा। तो टी का होता जी, क्योंकि जीटी रोड होता ना, ऐसे याद कर किए होंगे ना। जीटी रोड, क्रक्स, सी का एस, है ना, डी यू, डी डब्ल्यू, ऐसे याद किए होंगे ना। ईवी व्हीकल। अब ये क्वेश्चन एक देखो, ये फिर मैथ का क्वेश्चन आ गया। तो मैथ के भी क्वेश्चन 7 8 आ जाते हैं। देखो मैथ के क्वेश्चन होते हैं 7 8। 12 से 12 कह रहे, 12 से 13 क्वेश्चन हो जाते, 12 से 15 तक क्वेश्चन हो जाते हैं रीजनिंग के। और फिर 10 से मतलब 7 से 8, 7 से 10 क्वेश्चन तक ऐसे एवरेज है, जीके का आ जाते हैं। ऊपर नीचे भी हो जाता है भाई, ऐसा नहीं फिक्स ही है ना। वो तो शिफ्ट के ऊपर डिपेंड करता है। आप देखो, ये दोनों चीजें कब इक्वल होती है? तो कुछ चीजें होती हैं, याद कर लो यार। कॉज 90 माइनस थीटा कर दो, तो आ जाता साइन थीटा। अपोजिट भी है, साइन 90 माइनस करोगे, साइन 90 माइनस थीटा लिखोगे तो कॉस थीटा आएगा। ऐसे टेन 90 माइनस थीटा करोगे तो क्या आएगा? कॉट थीटा आएगा। और ऐसे सेक 90 डिग्री माइनस थीटा करोगे तो आएगा हमारा कॉसेक थीटा। हाथ दर्द होने लगा, माइक साधे साधे। ओके। तो साइन थीटा हमारा इसके इक्वल कब होता? जब हमारा 90 माइनस कर दो। तो हमने कहा यहाँ पर हम कॉस 90 माइनस लिख दे तो हमारा साइन थीटा के इक्वल हो जाएगा। तो हम करते हैं, देखो इधर साइन 2x लिखा है, एक्स की वैल्यू निकालनी है ना, इसलिए हम कह रहे हैं। तो इधर क्या करें हम? कॉज 90 माइनस 4x लिख दें। कॉज 90 माइनस 4x लिख दें तो क्या हो जाएगा? साइन थीटा हो जाएगा। कॉस थीटा, कॉज 90 माइनस एक्स इक्वल टू हाँ। अब यहाँ पर हमें लिखना चाहिए साइन 90 माइनस थीटा। देखो बताते हैं क्यों। हमने क्या बोला था? वो इस वर्षा होता है, तो साइन ऑफ 90 माइनस थीटा करेंगे तो क्या आएगा? कॉज ऑफ थीटा आएगा। अब सोचो, हम जहां पर कॉस थीटा लिखा था वहां पर देखो कोज 4x लिखा था, तो हम यहाँ पर 4x लिखेंगे। यहाँ पर 4x लिख दो। साइन 90 माइनस 4x क्या होगा? कॉस 4x के इक्वल। तो कॉस 4x की जगह हम क्या लिख देंगे? साइन 90 माइनस 4x। अब देखो साइन से साइन कट गए, होता तो ये इनवर्स वाला है कि इधर इनवर्स आता है फिर उसके बाद कटता है, तो ऐसे हम
डायरेक्ट डायरेक्ट काट देते हैं। 2x वालों कितना आ जाएगा, इधर 90 बचा माइनस 4x बचा, x वालों को एक तरफ करो तो 2x, 4x इक्वल टू है 90। ये कितना हो जाएगा, 6x इक्वल टू 90, और डेट्स गिव अस x इक्वल टू 15। अब x वैल्यू 15 आ गई तो उसने क्या पूछा था, x वैल्यू कुछ इतना, देन x इक्वल्स टू। खत्म क्वेश्चन यार, खत्म। समझ में आया, समझ में आया क्या नहीं? क्या हमने क्या, ये फॉर्मूले याद करो बस, ट्रिग्नोमेट्रिक है, बेसिक से फॉर्मूले। गॉट इट। अब पता हम क्या करते हैं, हम कुछ ना करते हैं, हमारा दिमाग बहुत उल्टा चलता है। हमने कहा ये दोनों तभी इक्वल होते हैं जब इनके बीच में यहाँ पर बने 30 और यहाँ पर बने 60, यहाँ पर 60 डिग्री बने, या फिर यहाँ 60 डिग्री बने, या फिर यहाँ पर 30 डिग्री बने। तो हमने कहा यहाँ पर 60 डिग्री कब बनेगा, जब इसे 15 से मल्टीप्लाई करोगे x से, और यहाँ पर 30 कब बने, या फिर 30 और 60 इक्वल कर दो, या फिर 60 और 30 इक्वल कर दो, तभी ये दोनों इक्वल होते हैं। अरे देखो, साइन 30 की जो वैल्यू होती है वो कॉज 60 की होती है, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, और कॉस 30 की वैल्यू, कॉस 60 की वैल्यू भी 1/2 होती है। तो दोनों की वैल्यू कब इक्वल होगी, जब यहाँ पर 30 लिखा होगा, तो 2x की वैल्यू कितनी होगी 30, और 4x की वैल्यू 60। x की वैल्यू कितनी, x की वैल्यू कितनी आ गई 15, यहाँ से ही 15 आ गई, बस 15 दोनों तरफ से वेरीफाई हो गया, खत्म क्वेश्चन। हम इतना करते हैं नहीं। समझे, हम तो मुंह जवानी ही कर लेते हैं इसको। नाउ सभी लोग कर लेंगे यार, इतना भी कठिन क्वेश्चन तो है ना। नाउ मूविंग है, रिलेशन वाला क्वेश्चन आ गया, तो रिलेशन वाले क्वेश्चन में कुछ चीजें बताते हैं। जब भी हम ऐसा चौकोर डब्बा बनाएंगे तो समझ लेना ये मेल है, जब भी हम ऐसे बनाएंगे तो ये समझ लेना फीमेल है, ऐसे बनाएंगे तो समझ लेना कजिन है या फिर सिस्टर ब्रदर का रिलेशन है। ओके, ऐसे बना देंगे तो समझ लेना वाइफ वाला रिलेशन है, मतलब कि हस्बैंड या वाइफ है, हस्बैंड या, और ऐसे बनाएंगे तो जनरेशन गैप है। जनरेशन गैप का मतलब समझ रहे, मतलब हम, अगर हमने कहा यहाँ पर हम हैं तो हमारे पापा कहाँ होंगे, हमसे एक ऊपर होंगे ना, तो हमने यहाँ पर बना दिया पापा को, क्योंकि हम भी मेल पापा ही मेल, तो दोनों लोग ऐसे डब्बा बनाएंगे। तो जनरेशन गैप का मतलब एक जनरेशन आगे या फिर पीछे। गॉट इट, पीछे होगी तो ऊपर बना देंगे, आगे होगा तो नीचे बना देंगे। जैसे हमारे नेक्स्ट जनरेशन जो होगी वो नेक्स्ट नीचे बनेगी आकर। अब आते क्वेश्चन पे, तो इतनी चीजें याद रखना। तो हम क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ओके, नाउ डूइंग। क्वेश्चन क्या है, शीला इज अर्जुन्स मदर्स, मदर्स डॉटर, नहीं मदर्स डॉटर ओनली। शीला जो है, हम इसे इस फॉर्मूले से भी नहीं करेंगे, पता है, इसको ऐसे भी नहीं करेंगे, हम मुझे नहीं कर सकते। देखो कैसे, शीला जो है वो अर्जुन की मम्मी की बेटी है, अर्जुन की मम्मी की बेटी का मतलब अर्जुन की बहन है ना, अर्जुन की मम्मी की बेटी का मतलब अर्जुन की बहन, ठीक है, शीला जो है अर्जुन की बहन है, ठीक। तुम क्या लिख देंगे यहाँ पर, यहाँ पर लिखेंगे शीला, और इसके ऊपर ऐसा डब्बा बनाएंगे, और बहन बनाना तो ऐसा बनाएंगे, और अर्जुन जो कि मेल है तो हम यहाँ पर लिख देंगे अर्जुन, ठीक। ठीक है, अब रागिनी जो है वो अर्जुन के पापा की ग्रैंड डॉटर है। वाह, रागिनी जो है, रागिनी जो है, क्योंकि ये लड़की है तो हमें इसे गोल बनाना पड़ेगा। रागिनी जो है वो अर्जुन के पापा, नॉर्मल, के पापा मतलब दादा जी की ग्रैंड डॉटर का मतलब पोती। अरे भाई, अगर दादाजी की पोती कौन होती है, अर्जुन की बहन ही तो होगी, तो ये भी अर्जुन की बहन ही निकली, तो इसका भी रिलेशन ऐसे डायरेक्ट कजिन वाला आएगा, मतलब यहाँ पर होगी ऐसे ऐसे, यहाँ पर कौन होगा, रागिनी होगी। अब रागिनी और शीला में कौन रिलेशन, ये भी भाई बहन, ये भी कजिन, तो दोनों कैसे हो जाएंगी, सिस्टर हो जाएंगी, क्योंकि ये भाई तो हो नहीं सकता है। मदर खत्म, डॉटर खत्म, डॉटर भी खत्म, क्वेश्चन से खत्म। इसके ऊपर हम नेक्स्ट वाली जो रागा का बोलाएंगे सेशन, उसमें अच्छे क्वेश्चन डालेंगे, ओके, जिसमें इन सब का यूज हो। गॉट इट। चलो, व्हाट इज द मोटो बीएसएफ, बीएसएफ का मोटो क्या है, चलो करते हैं। देखो, यूनिटी एंड डिसिप्लिन तो एनसीसी का है, सर्विस बिफोर सेल्फ किसका है, एनडीए का है, सीवा परमो धर्मा आर्मी का है, नव स्पर्शम दीपम आईएएफ का, भाई जिसके लिए पढ़ा हो, और ये है हमारा बीएसएफ का। गॉट इट, ड्यूटी अंटिल डेथ।
बीएसएफ, आरआर, इनके बारे में थोड़ा सोचो भाई। ये इनके भी जो सोल्जर्स हैं वो हीरोज हैं भाई। भाई कभी सोचना, असल में लड़ाई यही कर रहे होते हैं। दे आर द फ्रंट वॉरियर्स। नहीं मानते तो कभी देखना, पढ़ना। हम बुक सजेस्ट करेंगे नेक्स्ट वाले, उसमें बुक बताएंगे कौन कौन पढ़नी है। पढ़ना फिर समझ में आएगा। अब इनको क्या करना है, डिक्शनरी ऑर्डर में यार लगाना है, तो ये तो इजी होता है ना डिक्शनरी ऑर्डर में लगाना। किसको किसको नहीं आता है, चलो बता देते हैं क्या होता है। आपने डिक्शनरी पढ़ी होगी तो क्या होता है उसमें, ऐसे लिखा होता, ए वर्ड वाले पहले ए आदित्य आएगा पहले, फिर उसके बाद ये वाला आदित्य आएगा। क्यों? क्योंकि पहले ए आता है। अब ए के बाद ए वाले पहले आएंगे, फिर उसके बाद इसमें देखा जाएगा ए वाले आएंगे, फिर इसमें देखा जाएगा ए वाले आएंगे, ए बी सी डी वाले आएंगे, ऐसे लाइन वाइज लगी होती। तो क्या करेंगे, सभी में ऐसा ऐसा है तो ऐसा तो कट गया। फिर उसके बाद क्या आएगा, ए आ रहा तो मतलब ए वाले पहले आएंगे, तो मतलब पहले ये आएगा या फिर ये आएगा, या ये दोनों, ये सब तो पहले नहीं आएंगे, तो अब इनमें देखो कौन पहले आएगा। तो क्योंकि ए तो, ए इसमें भी है और ए इसमें भी है, इसमें भी है और ये इसमें भी है, तो कैंसिल आउट हो गए। अब टी ओ एन में कौन पहले आएगा, पहले एन आएगा, तो हमारा एक नंबर पे ये आएगा और दो नंबर पे ये आएगा। अब उसने पूछा तीन नंबर पे कौन आएगा, तो तीन नंबर पे देखो ऐसे ऐसे इन तीनों में है। टी इसमें है, इसमें आई, इसमें एल है, तो पहले कौन आएगा भाई, आई वाला आएगा। आई जे के एल, तो आई वाला पहले आ जाएगा। और फोर नंबर पे ये आएगा और फिफ्थ नंबर पे फिर बचा ये आएगा। उसने पूछा मिडिल पोजीशन में, तो पांच लोगों में मिडिल कौन होता है, तीसरा वाला। तीसरे पे सिचुएशन आया, सिचुएशन ऑप्शन खत्म। इसी में वो पूछ देता है उल्टी रिवर्स डायरेक्शन लगाओ, तो रिवर्स से पूछा, रिवर्स से सेकंड कौन है, तो हम बताते फोर्थ वाला। ऐसे बस पूछ देता है। ओके गॉट इट, तो क्वेश्चन पढ़ना जरूरी होता है ना। अब देखो एक क्वेश्चन और है, क्या है, अ पर्सन गोज टू हिज रिलेटिव हाउस, एक सेकेंड हम देख लेते हैं रिकॉर्ड हो रहा कि नहीं हो रहा। वाह। अ पर्सन गोज टू हिज रिलेटिव हाउस विथ अ स्पीड ऑफ 38 किलोमीटर पर आवर, he returns with a speed of 42 kilometers per hour, find his average speed during the journey। देखो एवरेज स्पीड के दो फॉर्मूले आते हैं, एवरेज स्पीड कभी भी निकालनी तो उसके दो फॉर्मूले आते हैं। एवरेज स्पीड, इसके दो फॉर्मूले आते हैं। एक होता है v1 प्लस v2 अपॉन टू। v1 का मतलब एक स्पीड, v2 मतलब दूसरी स्पीड, उनको जोड़ दो और खत्म कर दो। ये कब आता है, जब टाइम सेम हो। अगर उसने कहा 2 आवर्स, 2 आवर्स दोनों सेम है तो दोनों को जोड़ दो नॉर्मली। बट 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 इफ बट अगर दोनों का टाइम सेम ना हो, मतलब एवरेज स्पीड का फॉर्मूला फिर चेंज हो जाएगा। फिर फॉर्मूला आएगा 2v1 v2, मतलब ये दोनों आपस में ऊपर मल्टीप्लाई होंगे और नीचे एड होंगे। v1 v2 पता क्या स्पीड है भाई, ये कब आएगा, जब हमारी डिस्टेंस सेम होगी। अब ये क्वेश्चन में ढूंढना होता है, पता है। अब उसने क्या कहा है, अपने रिलेटिव घर पे जाता है इतनी स्पीड से और अपने घर पे वापस आ जाता है। अब एक बताओ, रिलेटिव का घर यहाँ पर ऐसा कुछ बना है ना, और एक अपना घर यहाँ पर ऐसा बना है। क्या मतलब हम अपना घर बड़ा बना रहे हैं। हम्म, अपना घर हमेशा अच्छा होता है यार, क्या बात करती तुमने। बचपन वाला हाउस है ना। तो यहाँ से पहले इधर गए होंगे या फिर इधर गए होंगे, तो डिस्टेंस तो दोनों के बीच में सेम ही रहेगी। ऐसा तो है नहीं कि अब वापिस आएंगे ना। ओ, फोन अभी जाता, अभी फोन जाता भाई, बच गया, अभी कर ली तो इसकी। आह, थैंक गॉड। हाँ, तो इसकी स्पीड तो चेंज नहीं हो जाएगी ना, स्पीड तो सेम रहेगी। सॉरी, क्या बोल दिया, डिस्टेंस तो सेम रहेगी ना भाई। ऐसा तो है नहीं वापस आओगे तो ये घर इधर 4 किलोमीटर और दूर मिलेगा, नहीं ना, घर तो दोनों जगह सेम रहेंगे, तो मतलब वो गया कितना, सेम डिस्टेंस गया है। तो सेम डिस्टेंस गया तो ये वाला फॉर्मूला यूज होगा, तो इस फॉर्मूले में रखते हैं जरा। टू v1 कितनी है, 38 है, v2 कितनी है, 42 है। इन दोनों को ऐड करो, 38 प्लस 42, जरा करना शुरू कर दो। 2 इंटू 38 इंटू 42 अपॉन, यहाँ कितना हो जाएगा, 8 to 10 4 3 7 और 8, कट करो। 240 जा, फिर कट करो 21 और 20, फिर कट करो 10 और 19। चलो इसका मल्टीप्लाई कर दो, 19/10, तो एक पॉइंट के बाद आएगा नंबर, तो देख लेते कितना है। 19 × 19, आखिरी में 9 आना चाहिए, तो यही ऑप्शन हो गया, खत्म। देखो हमने क्या किया, 19 × 19, 19 × 19,
और 19 टू जा 38, 38 1 39, और नीचे 10 है तो उससे डिवाइड देंगे तो एक डेसिमल इधर आ जाएगा, बस खत्म। और ये किलोमीटर पर आवर में होगी स्पीड। अच्छा, आप कुछ चीजें देख लो भाई। जब भी हमें किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाना होता है तो हम क्या करते हैं, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और मीटर पर सेकंड बन जाता है। ऐसे लिखना चाहिए हमें। चलो हम इसे असली में बताते हैं कैसे लिखना होता है। लिखने का तरीका अच्छा नहीं है सिप्पी भैया। इधर देखो, हमने कहा किलोमीटर पर आवर में 5/18 का आप मल्टीप्लाई कर दो तो हमें मिल जाता है मीटर पर सेकंड में। और मीटर पर सेकंड में 18/5 का मल्टीप्लाई करोगे जो आपको मिलेगा कि किलोमीटर पर आवर में स्पीड। ओके, स्पीड कन्वर्जन भी पूछ देता डायरेक्ट। शायद हमारे मतलब हमें याद ही नहीं आ रहा कितने 2 बार दिए कि क्या क्या पूछ चुके हैं। पर बुम 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 पूछा है ये क्वेश्चन, इजी आता है या फोर्स में, इतना भी टफ नहीं आता है। भाई ये क्वेश्चन को क्रेडिट जाता है एक भाई को, भाई उस भाई ने पूछा था तो हमें याद आ गया। हमने जब देखा तो हमने कहा ऐसा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आ चुका है, तो हमने कहा उसी टाइप का एक क्वेश्चन बना लेते हैं। उसने टेली पे पूछा था, अच्छा क्वेश्चन लगा तो हमने कहा डाल देते हैं। नंबर नंबर सब चेंज है तो क्या है, हमने क्या कहा जब भी ऐसे रेशियो में आ जाए तो क्या मान लो 4x मानो और 5x मानो। हम तो एक्स एक्स मानते नहीं, पता हम क्या करते हैं। जब हमें देखा हमने कहा इसमें बढ़ाना है कुछ, 50% निकालना है, कुछ और निकालना, कुछ और निकालना, तो हम पता क्या करते हैं, हम इसको मानते 20, हम इसको मानते 40, इसको मानते 50। नंबर आसान है। अब इसमें क्या करना, इंक्रीज करे जा रहे 50% से, मतलब कि इसमें हम क्या करें, 20 का 50% ऐड कर दें, फिर एक नंबर आएगा। इसमें हम 4 का मतलब 75, मतलब 40 का 4 का 75 निकालते तो पॉइंट में आता, पर 40 का नहीं आएगा देखना। प्लस करोगे 50 का 100%, मतलब 50 का 100%, परसेंट हटाया तो डिवाइड में चला जाएगा। अब देखो 51 जा 50, 52 जा 2 से कट के 10 आ गया, वैसे वो 1 आता है। 25 3 जा 25 4 जा 4 से कट के 10 आया, 10 3 जा 30, ये 0.3 आता, पता है ये 0.3 आता। 0.3 अच्छा लगता नहीं है, अच्छा लगता ना। अब इधर देखो 100 से 100 कट तो 50 का 50 आ गया। अब देखो ये नंबर किस रेशियो में है, ये नंबर किस रेशियो में है। अरे यार क्या कर रहे हो आप, इनको ऐड भी तो करना है। तो ये इतना इसको ऐड करोगे, जब 20 में हमने 10 ऐड किया तो 30 हो गया, 40 में 30 ऐड किया तो 70 हो गया, और 50 में 50 ऐड किया तो 100 हो गया। अब इसको रेशियो में करोगे तो रेशियो मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म, तो 30 रेशियो 70 रेशियो 100, मतलब इसको देखो सभी को, सभी तीनों एक नंबर से किसी से काट दो तो रेशियो में हो जाएंगे सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो 3 10 से काट रहा है 7 और 10, मतलब 3 7 10 कहीं है। 2 5 8 3 5 7 नहीं, ये वाला नहीं है। 4 6 7 नहीं है, 3 7 8 10, ये मिल गया, क्वेश्चन खत्म। हमने क्या किया देखो, हम क्या करते हैं, हमने कहा 2 को 50% से बढ़ाया, मतलब 2 का 50% कितना होगा 1, तो मतलब 2 में 1 ऐड किया 3 आ गया, 3 नंबर एक मिलेगा। ठीक है, हमने 4 का 75%, मतलब कि हमने 4 का 75 का मतलब समझ रहे हो कितना किया होगा, 0.3 आया होगा, पॉइंट 0.3 नहीं 3 आया होगा। तो हमने 4 में 3 ऐड किया तो 7 आ गया होगा। ठीक है, और 5 में 100%, मतलब 5 का 100% 5 ही होगा, तो 5 में 5 ऐड किया तो 10 हो गया होगा। ये भी हम ये वाला करते हैं, आपको ये वाला हमने बता दिया क्योंकि ये वाला आसान पड़ता है लोगों को, लगाते हैं। गॉट इट, समझ गए। चलो अगले वाले पढ़ते हैं। क्या है अब, इनका तरीका देखो, ऐसे लिखो, ए लिखो, बी लिखो, ये बनाओ, ये बनाओ। ए कितने दिन में कर रहा, 15 दिन में लिख दो। बी कितने दिन में कर रहा, 10 लिख दो। अब इन दोनों का एलसीएम लो, और एलसीएम लेकर ऐसे लिखो, एलसीएम कितना आएगा, हमने कहा 30 आएगा। इसका डिवाइड इसमें दे दो, 2 आएगा। इसका डिवाइड इसमें दे दो, 3 आएगा। ये पता क्या है, इफिशियंसी है। ये पता क्या है, इफिशियंसी। इफिशियंसी बोले तो एक दिन का काम, कि ये बंदा बी बी जो है वो एक दिन में 3 काम कर रहा होगा, और 10 दिनों तक करेगा तो कितना होगा भाई, एक दिन में 3 बिस्कुट खाता, 10 दिन तक खाएगा, 30 बिस्कुट खा लेगा ना। बिल्कुल, हमने टोटल बिस्कुट कितने माने, 30।
इसने कहा हमने भी टोटल बिस्कुट माने 30, क्योंकि काम तो दोनों के सेम है, टू डू ए वर्क और सेम वर्क, सेम दोनों के लिए सेम वर्क कितना 30, 30 बिस्कुट खाने को मान लिए, क्योंकि वर्क काम तो बताया नहीं। तो इस ये क्या करेगा, एक दिन में 2 बिस्कुट खाएगा, तो 15 दिन तक बिस्कुट खाएगा तो 30 बिस्कुट खा पाएगा। आप समझो, उसने कहा दोनों मिलकर अगर बिस्कुट खाएं, तो हमने 30 बिस्कुट थे एक दिन में, ये कितना खाता 2, ये कितना खाता 3। क्वेश्चन में क्या कहा है, हाउ मेनी डेज विल इट टेक टू कंप्लीट इफ दे वर्क टुगेदर, दोनों साथ में काम करें, साथ में मतलब एक साथ बिस्कुट खा रहे हैं, तो एक साथ मतलब ये एक दिन में कितना खाता है 2। टोटल टाइम के मतलब टोटल टाइम कैसे निकलता है देखो, टोटल टाइम का मतलब टोटल वर्क अपॉन इफिशिएंसी, टोटल इफिशिएंसी, टोटल टाइम इक्वल टू इफिशिएंसी। और टोटल इफिशिएंसी का मतलब इसकी भी ए की इफिशिएंसी और बी की इफिशिएंसी, तो कितना हो जाएगा 30 अपॉन 3 4 2 5, 6 डे आ जाएगा, आंसर खत्म। गॉट इट, मूविंग एड। समझ गए? ना समझ में आया हो तो बताना, हम इसके ऊपर एक छोटा सा वीडियो बनाएंगे, टाइम एंड वर्क का खत्म हो जाए। अब आते हैं रीजनिंग के ऊपर, अपना रीजनिंग करते हैं कंप्लीट। फाइंड द ऑड वन आउट, ऑड वन आउट करते हैं, तो इसमें देखो क्या करेंगे, ये वाला क्या हुआ, अंदर की तरफ घूम गया। अच्छा भाई, ऐसा भी है कुछ। एक सेकंड, नींद बहुत, रात बहुत हो गई। ओके, इसका अपोजिट हो गया। क्या हो रहा है देखो, ध्यान से समझो इस क्वेश्चन में। ये था, इसका अपोजिट हुआ, ये था, सेम बना रहा, ये था, इसका अपोजिट हुआ, इसका भी अपोजिट हो गया। ठीक है, अब इससे हम इसमें आए, जब इससे इसमें गए तो हमने कहा इसका अपोजिट नहीं हुआ, ये हल्का से घूम गया, ये भी हल्का से घूम गया, ये भी हल्का घुमा, ये भी हल्का घुमा, मतलब कि या फिर ये गलत है या फिर ये गलत है, ए और सी में कुछ गलत है, क्योंकि इन या फिर इन तीनों में ही कुछ गड़बड़ है। अब ये कब पता चले, जब इससे इसका रिलेशन निकालेंगे, देखना। ये क्या हुआ, अपोजिट हो गया, ये हल्का से घुमा, ये अपोजिट हुआ, ये हल्का से घुमा, मतलब समझ रहे, ये वाले आपस में अपोजिट वाले गेम खेल रहे हैं, ये वाले घूमने का गेम खेल रहे हैं, इसके साथ देखो। अरे भाई, ये क्या हुआ, ये उल्टा घूमा, ये भी उल्टा घूमा, ये सीधा घूम गया, ये सीधा घूम गया, मतलब ये इधर घूम गया, ये इधर घूम गया, ये इधर घूम गया और ये इधर घूम गया। इसमें क्या हुआ है, ये 2 स्टेप इधर घुमा है, ये 2 स्टेप इधर घुमा है, और ये एक स्टेप इधर घुमा, ये एक स्टेप इधर घुमा है। इसमें क्या हुआ, ये एक स्टेप इधर घुमा, स्टेप इधर घुमा, इधर घुमा, और ये इधर घुमा। इसमें क्या हुआ, इसमें ये घूमा ही नहीं कुछ भी, तो ये इसका गलत है, क्योंकि इसमें तो इसका चेंज होना था ना, देखो बाकी सब में चेंज हो रहा है ये वाला स्टेप, पर इसमें ये वाला चेंज ही नहीं हो रहा, तो ये वाला ए ऑप्शन गलत हो गया। ओके, मेरे अकॉर्डिंग यही गलत है। ओके, ए ऑप्शन उसका गलत है। चलो अगला वाला क्वेश्चन करते हैं, 23rd नंबर क्वेश्चन पे आ गए हम लोग। इसमें क्या करना है देखो, ये लाइन थी, नीचे थी, ये ऊपर आ गई और उल्टा हो गई, और ये वाली नीचे पहुंच गई, ये अपनी जगह पर अभी तक है। ठीक है, अब पहले क्या थी, 2 लाइनें ऊपर जिसमें एरो थे वो थे, ये एक पहुंच गई ऊपर हो गई। ठीक है, अब क्या हुआ, ये वाली इधर इसने एरो किया और उल्टा होकर, इसने इधर एरो किया उल्टा हो गई, इसने एरो नहीं चेंज किया इससे। ठीक है, अब इसने इधर हो गया, अब इसमें देखो ये वाली लाइन नीचे पहुंच गई, सेम वैसी को वैसी, सेम वैसी को वैसी पहुंची है, और ये इधर पहुंची पलट के, तो भाई इसे भी तो पलट के पहुंचना चाहिए था ऊपर। हाँ, ये पलट के पहुंची थी, और यहाँ पर ये सेम के साथ कैसे पहुंच रही, ये इधर से इधर नीचे जो पहुंची है, सेम कैसे पहुंच सकती, ये तो डी ऑप्शन गलत है, बस खत्म। गॉट इट। हाँ चलो आगे बढ़ते हैं। रीजनिंग में थोड़ा सा देखो, रीजनिंग होता है रिस्पेक्टिव वाला क्वेश्चन, रीजनिंग में रिस्पेक्टिव वाली चीजें चलती हैं। हमें कोई और गलती ढूंढने को लग रही है, सीरीज है, हमें कुछ और लग रहा, आपको कुछ और लग रहा, आंसर सेम ही आएगा पर, है ना। बट ऑफिशियल यही होता कि भाई जो वो लोग माने, तो रीजनिंग में कोई मतभेद नहीं होता। अब इसकी फोटो इमेज निकालनी, तो मतलब कि कहीं ना कहीं
इसमें ऐसा जो ये बना है इसमें कहीं ना कहीं यहाँ पर लगा होता है। वाटर इमेज में पता क्या होता है आपका, यहाँ पर आप आता है, ये वाला यहाँ आता है, जो भी यहाँ आपका कंटेंट था वो ये इधर ही रहेगा। जो इधर ऐसा भरा था वो ऐसे ही रहेगा, बस नीचे का ऊपर हो जाता, ऊपर का नीचे हो जाता। तो ये जो चीज होगी ये हमें यहाँ कहीं दिखेगी। हम इसको हटा देते क्योंकि वैसे भी इतना गंदा वो फिगर है। और इसको ऐसे करते थोड़ा जूम कर देते हैं। ठीक है, आप सही है, ठीक है, आप देखो। तो क्या है, इसको ध्यान देखो तो ऐसा है कुछ ये। तो हमें कुछ यहाँ पर मिरर इमेज होगी तो हमें कुछ ऐसा दिखना चाहिए, ऐसा ऐसा। दोनों ऐसा ऐसा किसमें है, तो ऐसा ऐसा। एक मिनट, ऐसा बोल रहे हैं हम। ए 1 सेकेंड, हाँ, कुछ ऐसा दिखना चाहिए, ऐसा ऐसा, है ना, ऐसे दिखना चाहिए। और इसमें कैसा दिखना चाहिए, ऐसा। ठीक है, तो दोनों ऐसा कैसा है, एक तो इसमें है और इसमें है, और इसमें यहाँ पर भी मैच हो रहा है, चलो दोनों चीजें मैच हो गई। ये दोनों कट गए, इनको काट देंगे हम। अब इसमें आते देखो, ऊपर क्या ऐसा है, मतलब ऊपर है ऐसा, तो नीचे होना चाहिए ऐसा। ऐसा दोनों कहाँ पर है, इसमें भी है इसमें भी है। वाह भाई वाह। तो ये वाला, एक मिनट, ये दोनों ऑप्शन के सेम है। अच्छा अच्छा अच्छा, इसमें खेल है ये लाइनिंग्स का। ये दोनों, ये ऐसी ऐसी लाइनिंग जो है ये इसमें ऐसी है, इसमें ऐसी है। तो देखो अगर लाइनिंग इसमें ऐसी ऐसी बनी है फिगर में हमारे, तो इसमें कैसी हो जाएंगी, ऐसी ऐसी हो जाएंगी। बस खत्म। क्योंकि तो हमारे ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन सही है। गॉट इट, तो ऑप्शन डी सही होगा। लाइनिंग में हम लोग निकालना था इसमें आंसर। ठीक है, बड़ा क्लोज फिगर था, ऐसा नहीं है, इतना क्लोज नहीं आता। ऐसा क्वेश्चन जरूर आता है एयर फोर्स में, ये क्वेश्चन जरूर मिलेगा। मतलब ऐसा आता है हमारी भी शिफ्ट में एक साथ, ऐसा ही नहीं है, वो हमारे वाले में बड़ा कंफ्यूजन था बहुत, वो लेंदी था क्वेश्चन। चलो करते हैं इसमें क्या, कंप्लीट द सीरीज। तो नेक्स्ट क्या आएगा, जो यहाँ पर है देखो, हम यहाँ से कॉर्नर उठाया, कॉर्नर वाला बीच में पहुंच गया, यहाँ पर कॉर्नर में था बीच में पहुंच गया भाई। तो यहाँ पर कॉर्नर में ये है तो ये बीच में पहुंचना चाहिए, बीच में इसी ऑप्शन में है, इसी ऑप्शन सही। डबल चेक कर लेते, डबल चेक कर लेते। जो बीच में होता है वो हटकर कहाँ पहुंच जाता है, जो बीच में यहाँ पर था इधर पहुंच गया लेफ्ट कॉर्नर पे, तो स्टार इधर पहुंचना चाहिए था। तो स्टार इधर ही पहुंचा एक ही ऑप्शन में, खत्म। ओ हो ओ हो भाई खत्म हो गया। ठीक है, चलो अब अगले वाले में आते हैं। अगला क्या है, करेक्ट रिलेशन सेटअप करना हम लोग। तो फिश का रिलेशन वाटर के साथ है, तो बर्ड का रिलेशन, तो वो फिश का रिलेशन वाटर के साथ कैसा है, फिश वाटर में रहती है तो बर्ड कहाँ रहती है, घर में नहीं, मड में नहीं, स्काई में हाँ, लैंड में तो हम लोग रहते हैं ना, तो ये भी खत्म। तो इसका ऑप्शन इसका ही सही हो जाएगा। यहाँ पर एक तिल्ली वो रहती है ना, तो ये कहाँ रहती है, वाटर में। अरे स्काई में मतलब, ये कहाँ रहती, स्काई में रहती है। चलो आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द एंगल बिटवीन, अब एंगल का फॉर्मूला क्या होता है देखो, एंगल जो होता है उसका फॉर्मूला होता है 30 × 11/2 मल्टीप्लाई मिनट्स। अब इसका फॉर्मूला रख दो बस, 30 है। आर का आर कितने हैं, ये आर होते हैं और ये मिनट्स होते हैं। तो आर कितना है, 5 है, -11/2 कट कर दो इसको, ये 11 टाइम्स होगा, ये कितना हो जाएगा, 150 -121, कितना आ गया, 120 होता तो 30 आता, 29 आंसर आ जाएगा, 29 दोनों जरा। ऑप्शन सी खत्म। ये डिग्री में आना चाहिए तो इसे इन डिग्री दो आंसर में, उसने बोल दिया हमें, मतलब हमें ही ने बोल दिया, इन डिग्री दे रखा था। अब देखो ये क्या होता है, ऐसा कुछ होता है। ये घड़ी है हम लोगों के पास, यहाँ कहीं 12 बजे हैं, 5 बजे होंगे जब ऐसे रहा होगा, और 22 मिनट का मतलब कुछ ऐसा रहा होगा, ऐसे ऐसे। तो इनके बीच में जो एंगल है ये है 22। कल को हम कहते हैं 6 करेक्ट पे कितना टाइम होगा, तो हम क्या आंसर निकालने जाएंगे, कहते ही नहीं निकालने जाएंगे। हमें पता 180 डिग्री है देखो, सीधी लाइन है, और चाहे फॉर्मूला निकालो। तो मिनट 000 हो गए, 36, 3 into 6 क्या करो, 180 आ जाएगा। अच्छा नहीं मानते तो 12 × 12, 12 करेक्ट बजेंगे तो कितना आना चाहिए,
तो हमने कहा 12 करेक्ट बजेंगे तो आंसर कितना आना चाहिए हमारा, जीरो आना चाहिए, क्योंकि आवर एंड और मिनट एंड ऐसे एक दूसरे के ऊपर हो जाएंगे, ओवरलैप हो जाएंगे, तो 0 डिग्री आना चाहिए। तो करो 13 to 12 करो, माइनस मिनट तो जीरो हो जाएगा, तो जीरो। ये 360 आ गया ना, 360 का मतलब भी जीरो होता है। ओके, 360 आंसर आ रहा है, मतलब उसका मतलब भी जीरो होता है। गॉट इट। विच वन कैरीज इट्स ओन मेन प्रोटीन मैन्युफैक्चरर, मतलब किसके पास अपना खुद का प्रोटीन मैन्युफैक्चरर। तो इसकी ट्रिक याद कर लो, PMNC। P4 C4 क्या थे? C4 देखो, C4 तो क्लोरोप्लास्ट था। क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोफॉर्म नहीं है। क्लोरो या फिर कुछ और लिख लो, क्रोमोफॉर्म, क्रोमोप्लास्ट ना लिख लेना। ओके, N फॉर न्यूक्लियस था, M फॉर माइटोकॉन्ड्रिया। हाँ याद आ गया, माइटोकॉन्ड्रिया, हमने इसीलिए इधर से लिखना शुरू कर दिया। और ये प्लास्टिड्स होता है। अच्छा, पता है आपको क्या प्लास्टिड्स के अंदर, ये मतलब ये प्लास्टिड्स है, इसके अंदर तीन होते हैं बंदे। एक होता लिको, एक होता क्रोमो, और एक होता क्लोरो। क्लोरो के पास क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, जो क्या काम करता है, फोटो सिंथेसिस बनाता है। क्रोमो के पास कलर होता है, तो कलरिंग जो होता है ना, ग्रीन इन कलरिंग जो आती है, वैसे तो ग्रीन कलरिंग इसके पास क्लोरोफिल होता है, इसकी वजह से आता है। बाकी के जो काम होते हैं कलरिंग के, वो ये लाता है। और लिकोप्लास्ट खाली होता है, व्हाइट कलर होता है, खाली होता है, तो ये स्टोरेज का काम करता है। ओके, गॉट इट। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल बोलते बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं। अगर सुसाइडल बैग आ जाए, वो पूछ दे कि सुसाइडल बैग किसे कहते हैं, सुसाइडल बैग, तो क्या बोलोगे, लाइजोजोम बोलोगे, लाइजो। या फिर वो हो सकता है वो ऐसे बोल दे हाइड्रोलिटिक एंजाइम किसमें होता है, तो हाइड्रोलिटिक एंजाइम भी लाइजोजोम में ही होता है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम। राइटिंग के लिए शॉर्ट, बट अभी हाथ दर्द होने लगा ना। ओके गॉट इट। और क्या था, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियस के पास डीएनए आरएनए होता है, डीएनए और आरएनए होता है। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लियाई एसिड। और आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, आवाज आ रही ना यार, आवाज का थोड़ा मेंटेन कर लेना, क्योंकि ओके, राइबो न्यूक्लिक एसिड। चलो सेल के बारे में जब बता ही रहे तो याद करो, सेल को किसने खोजा था, रॉबर्ट हुक ने। और लिविंग सेल को खोजा था लीवान हुक ने, याद रखना। न्यूक्लियस को खोजा था, न्यूक्लियस कहाँ गया, एक मिनट कलर चेंज करके लिख देते जिससे कि थोड़ा याद आप लोग याद रख पाओगे, रॉबर्ट ब्राउन ने। ओके, अच्छा, अपना कलर वही लेते हैं, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बता दी, तो आंसर इसका क्या हो जाए, माइटोकॉन्ड्रिया। सेल वॉल क्या होती है, ओनली प्लांट्स में होती है सिर्फ ये। एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन होता है सेल के ऊपर, देखो सेल कैसी होती है, सेल का स्ट्रक्चर कहाँ बना दें, इधर बना दें इसमें, क्योंकि ज्यादा लिखना नहीं है कुछ, इधर बना देते हैं देखो। सेल ऐसी कुछ होती है, तो इसके बाहर जो ये अलग से मेम्ब्रेन लगी होती, अरे यार ऊपर नीचे हो गया, तो ये हमारी होती है सेल वॉल। क्या होती है, इसके अंदर यहाँ पर कौन होता है, न्यूक्लियस बाबा होते हैं। न्यूक्लियस के बाहर भी अपनी एक खुद की मेम्ब्रेन होती है, उसे बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं, ओके। यहाँ पर कहीं पर माइटोकॉन्ड्रिया होगा, यहाँ पर कहीं वैक्यूल्स होंगे, गोल्गी apparatus होंगे, ऐसे कहीं करके बने होते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया में याद कर रखो एक चीज, माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी के फॉर्मेट में सिंथेसाइज करती है, एटीपी। अब एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, देखो लिख लो, कहाँ लिख दें, जूम करके थोड़ा लिख दें क्या, एडेनो साइन ट्राई फॉस्फेट,
ये एटीपी का फॉर्म होता है। ओके, ये क्या होती है, डबली लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है। मतलब माइटोकॉन्ड्रिया क्या होती है, ऐसे ऐसी होगी एक ऐसी होगी, डबल लेयर्ड होते हैं। भीतर वाली लेयर में एटीपी का फॉर्मेशन होता है, बाहर वाली नहीं होता। बाहर वाली होती पोरस और अंदर वाली होती फोल्डेड। याद रखना। ओके, इतना नहीं डीप में जाएगा, बट मैं भी पूछ दिया तो बता सकते हो, है ना। ओके, और कोई। हाँ हाँ। टिश्यू के बारे में कोई बात हुई है क्या, हमने और कुछ छोड़ा है क्या? अच्छा हाँ, बता देते, जो वैक्यूल्स होते हैं, ऑल्दो ये काम कुछ नहीं करते, इनका काम सिर्फ ये होता है मजबूती प्रोवाइड कराना, टर्जिडिटी और रिजिडिटी प्रोवाइड कराते। तो ये क्या होते हैं, एनिमल में बहुत कम होते हैं, या फिर होते हैं नहीं, या फिर लेस होते हैं। बट प्लांट्स में होते हैं, भर भर के होते हैं। ओके। अच्छा। और कुछ? वैक्यूल्स हो गया। ठीक है, इतना बहुत है। एनीथिंग एल्स? सेल डिवीजन, माइटोसिस, मियोसिस कभी और बता देंगे। ओके। चलो, अब अगला क्वेश्चन आता है। मन नहीं मान रहा है यार, अभी इसमें और कुछ बताना है क्या? यूकार्योटिक प्रोकार्योटिक किसे कहते थे, वो बता देते। यूकार्योटिक होता है मल्टी सेलुलर, और प्रोकार्योटिक, प्रो बंदा कौन होता है, जो इकलौता खेलता है। तो प्रोकार्योटिक का मतलब सिंगल सेल वाला आदमी, है ना। जैसे एग्जांपल होता है बैक्टीरिया, वायरस। अच्छा हाँ, सेल वॉल के बारे में बताया, तो सेल वॉल में याद रखना, तीन लोगों के पास सेल वॉल होती है। एक प्लांट के पास होती है, एक होता बैक्टीरिया के पास होती है, और एक फंगस के पास होती है सिर्फ। और तीन के अलावा किसी के पास सेल वॉल नहीं हो सकती है। सेल वॉल एक एक्स्ट्रा मटेरियल ऊपर, है ना। ओके, इसमें बहुत सारे पोर्स होते हैं, ऐसी चीजें फिर वो एनडीए और सीडस के लिए भी आती है ना, क्योंकि बहुत डीप हो जाता है। अब सोलर एनर्जी से मतलब हमने सन से एनर्जी ले ली, सन बाबा से एनर्जी ले ली, और उसको क्या कर दिया, इलेक्ट्रिकल में बना दिया। तो क्या सोलर पैनल काम नहीं होता है भाई? सोलर पैनल यही तो काम करता है। आइंस्टीन बाबा ने यही बताया था, यहाँ से एक तार निकलेगा, एक यहाँ पर तार लगेगा, और यहाँ पर एक बैटरी लगी होगी, उसमें प्लस और माइनस में ज्वाइन होकर ये करंट बनाएगा, अगर यही तो कहते हैं। तो ये काम कौन करता है, सोलर पैनल। अब मोटर क्या काम करता है, देखो। मोटर करता है इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल। और इसमें क्या करते हैं, हम लोग करंट देते हैं और वो पंखा घुमाता है, मैकेनिकल काम करता है। जनरेटर का काम बताते हैं, ये उल्टा इसका करता है, ये मैकेनिकल से हम उसको हम डीजल वगैरह डालते हैं, और उससे हम इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। अच्छा, माइक क्या काम करता है? माइक क्या करता है, साउंड वेव को, जैसे हमारे हाथ में अभी एक वो है माइक, तो वो क्या काम कर रहा है, साउंड वेव को किसमें चेंज कर रहा है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में चेंज कर रहा है। सिग्नल। ओके, क्योंकि वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बनाएगा, फिर उसके बाद वेव वगैरह जाएंगे, रेडियो वेव बनाएंगे। अच्छा, अब अगला लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन हम लोग पास है। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब हुई थी? तो क्या होमवर्क के लिए दे दें? चलो हमें बता दें, 1931 में हुई थी। ठीक है। फर्स्ट कब हुई थी? 1930 में हुई थी। किनके बीच में हुई थी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस? गांधी जी और इरविन के बीच में हुई थी। इसी में कहा गया था, तीन लोगों का, हमारे रिस्पेक्टेड तीन लोग, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव साहब। इन तीनों लोगों को फांसी दी गई थी, और गांधी जी इनको बचा नहीं पाए थे, ऐसा वो बाकी की शर्तें मान ली थी, पर इरविन ने इनकी जो फांसी की सजा थी वो टालने से मना कर दी थी। बाकी की सजा जो भी थे वो सब मान लिए गए थे, इनकी शर्तें। ओके। इसे आरटीसी बोलते हैं, गोल में सम्मेलन भी हिंदी में बोलते हैं। अच्छा, आपको आज होमवर्क के लिए हम देते हैं, आपको बताना है पुणे पैक्ट और दिल्ली पैक्ट किनके बीच में हुआ और कब हुआ है। ये दो काम बताने हैं आपको। और आपको बताना है आर्टिकल 61 से क्या होता है, आर्टिकल 17 में क्या है। देखो, इसका बता दें, इम्पीचमेंट है, ये हम लिखना है, ये लिख लेना। ये अनटचेबिलिटी है, जो गांधी जी ने ये दी थी, हम लोगों को बताई थी। आर्टिकल 21 का ए में क्या है, और 86th अमेंडमेंट, ये आपको पढ़ने हैं आज के। ओके, ये चीजें हमें कमेंट में मिलनी चाहिए, और इसके आप नोट्स बना लेना। ओके। तो यार बताओ, आज का सेशन कैसा लगा है, आई होप सभी को अच्छा लगा होगा।
इट्स बीन 1 hour and 19 minutes। ओके, हम लोगों ने फिर भी सही टाइम पे इन कर लिया, क्योंकि काफी चीजें हम डीप डीप में गए और उसके बाद बताते रहे। आई होप सभी को यार समझ में आया होगा। अच्छा लगा सेशन तो नीचे बताना जरूर। हम इससे भी अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश करेंगे, कोशिश क्या पक्का ला के देंगे आप लोगों को। बट नीचे हमें बताओ अच्छा लग रहा, क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, और क्या ऐसे क्वेश्चन आते हैं उसमें पेपर में, क्योंकि हमने दिया तो हमें तो मिले थे पेपर में, और हमने बाकी लोगों से बात की तो वो सभी कहते हैं हाँ ऐसे पेपर में आते हैं, ऐसे पेपर में आते हैं, तो क्वेश्चन यही मिलेंगे। ए फोर्स का भी जो टेस्ट है वो भी चल, इंग्लिश वाला टेस्ट भी चल रहा है, और रागा भी का भी टेस्ट चल रहा है। सॉरी फॉर एक्स ग्रुप, पर उसके लिए अभी हम कुछ नहीं कर सकते एक्सेप्ट इंग्लिश। तो गला ही बैठ रहा है। उसके लिए आप जो कंटेंट हमने टेली पे शेयर कर रखा है उसको पढ़ सकते हैं। ओके, और बताइए यार कैसा आज का सेशन रखा है। इसी के साथ हम लोग एंड करने वाले हैं इस सेशन को। अभी हम 3 बार वही बात कहेंगे, भाई ज्ञान बांटने से बढ़ता, शेयर कर दो जहाँ पर भी शेयर करना हो। बहुत सारे ऐसे दोस्त होंगे जो अभी एयरफोर्स के लिए भड़बड़ा रहे होंगे, क्या करना लास्ट टाइम पे, उन्हें भी वीडियो भेजो, उनकी बहुत हेल्प हो जाएगी। और कह देना 1.5x पे देखना है, टाइम वेस्ट नहीं करना। 1.7x पे समझ में आ जाए, समझ करो 7.5 पे। बट जल्दी से इसको करो, नोट डाउन करो, चीजें सीखो, सीखने पे ज्यादा जोर दिया करो। ओके, सभी चीजें नोट डाउन करो। बताओ यार कैसा लगा सेशन। ओके, आज का सेशन इतना ही है। जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। डू शेयर द सेशन, सब्सक्राइब द चैनल, लाइक भी कर देना अगर अच्छा लगा हो, थोड़ी मेहनत है ना। चलो, ओके, नाउ वी आर एंडिंग दिस सेशन, और संडे को लाइव करेंगे। ओके, थैंक यू। जय हिंद। ज्ञान बांटने से बढ़ता है। कर दो शेयर, और नो